वेलकम टू द सीरीज ऑफ फैक्ट्स। इस वीडियो में, इस लेक्चर सीरीज में हम पढ़ेंगे फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट्स क्या होता है, क्यों इम्प्लीमेंटेशन में आया, कौन कौन से फैक्ट्स के डिवाइसेस होते हैं, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। इट्स प्रेजेंटेड बाय मी, मयंक अरोड़ा। आई एम स्टूडेंट ऑफ एनआईटी। पहली बात तो हम फैक्ट्स क्यों पढ़ रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इसका फर्स्ट पार्ट में कि हम फैक्ट्स में हम क्यों गए। देखो, फ्यू डिकेड से पावर सिस्टम बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा है। किस चीज़ के लिए? 1 मिनट। सी, इट इज फेसिंग प्रॉब्लम। क्या कि पीक पावर मैनेजमेंट के अंदर उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। कैसे? देखो, जैसे कि हमारे पास लोड है, ठीक है, ये मान लो हमारे पास लोड है, इसके ऊपर डिमांड बढ़ती है। तो मेरे पास क्या होगा, ऑप्शन क्या आता है? अगर लोड की डिमांड बढ़ती है तो मैं ट्रांसमिशन लाइन बनाऊं, मेरे पास ये आता है ऑप्शन। मगर अगर ये लोड जो है वो टेम्पररी है, अब आप कहेंगे कि लोड टेम्पररी कैसे हो सकता है? मैं कहूंगा हाँ, लोड टेम्पररी हो सकता है। जैसे कि हमारे पास समर सीजन होता है, समर सीजन के अंदर हम एसी ऑन करते हैं, मगर एसी जो है वो हम टेम्परेरी ऑन करते हैं ना, ये थोड़ी नहीं कि विंटर में भी हम ऑन कर रहे हैं, तो लोड हमारा क्या है, टेम्परेरी है। तो वो लोड टेम्परेरी है, उसके लिए थोड़ी हम नई ट्रांसमिशन लाइन इंप्लीमेंट कर देंगे, नहीं। मुझे क्या करना है, अपनी जो ट्रांसमिशन लाइन पहले से इंप्लीमेंट हो रखी है, उसी के अंदर से ही मैक्सिमम पावर फ्लो करे, मैं वो चाहूंगा। वो कैसे होगा? वो होगा मेरे फैक्ट्स डिवाइसेस की वजह से। ठीक है, ये बस ट्रांसमिशन लाइन है, और ये मेरे पास ट्रांसमिशन लाइन्स हैं, ये मेरे पास ट्रांसमिशन टावर है। तो उन ट्रांसमिशन लाइन से मैक्सिमम पावर फ्लो करे, वो मेरा यूज है किसका? फैक्ट्स डिवाइसेस का। ठीक है, तो मेरा यही है, इंक्रीजिंग द लोड डिमांड। तो मैं न्यू ट्रांसमिशन लाइन को इंप्लीमेंट ना करने के बजाय अपने पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी जो मैं ट्रांसमिशन लाइन की है उसको मैं कुछ समय के लिए बढ़ाऊं, वो मैं फैक्ट डिवाइस करता है। ठीक है, एक तो ये क्या करता है, इंक्रीज करता है कंट्रोल और प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी टू पावर सिस्टम। ठीक है ना, इसीलिए हम फैक्ट डिवाइस को पढ़ेंगे। उसके बाद कंटेंट क्या है, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। बेसिकली ये मेरे पास आ गए फैक्ट डिवाइसेस। ठीक है, फैक्ट डिवाइसेस किसके द्वारा बनाया जाता है? एबीबी हो गया हमारा, एल्स्ट्रॉम हो गया हमारा, ऐसे ही हमारे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं। पहले तो हम इसकी फिलॉसफी पढ़ेंगे, हम फिलॉसफी में फैक्ट डिवाइसेस के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे सीरीज फैक्ट डिवाइसेस कौन से होते हैं, शंट फैक्ट डिवाइसेस कौन से होते हैं, पावर एंगल रेगुलेटर क्या होता है, यूपीएफसी क्या होता है। इस पूरे कंटेंट सीरीज के अंदर हम बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं, सो बी देयर। तो हेलो एवरीवन, पिछली वीडियो में हमने बताया था कि फैक्ट्स हम क्यों यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में हम उसको कंटिन्यू करेंगे फैक्ट्स को। हम अब इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे 2 वीडियो के अंदर कि इंट्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्स क्या है, कौन कौन से फैक्ट्स के डिवाइसेस होते हैं। चलो पहले हम देखते हैं फैक्ट्स का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, फैक्ट्स का क्या कंसेप्ट है, उससे पढ़ने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो क्या है, मेरा जो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम है वर्ल्ड का, वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो रखा है। कैसे? देखो, पहले यूटिलिटी आती है। यूटिलिटी जो है हमारा इंटर यूटिलिटी से कनेक्टेड है। इंटर यूटिलिटी हमारी जो होगी वो इंटर रीजनल से कनेक्टेड है। इंटर रीजनल जो होगी मेरी, वो इंटरनेशनल से कनेक्टेड है। ठीक है, ऐसे हमारी कनेक्शन हो रखे हैं साथ साथ। तो ये क्यों किया मैंने? क्योंकि ये मेरी कॉस्ट को कम करे और इम्प्रूव करे रिलेबिलिटी को। कैसे? देखो, अगर आप अकेले हो तो आपको वो कोई भी अटैक कर देगा, कोई लॉसेस आएंगे तो आप उसको रिकवर नहीं कर पाओगे। मतलब अगर आपको कोई संकट आएगा तो आप उसको हटा नहीं पाओगे। मान लो आप हो ये, और आपके साथ आपकी फैमिली मेम्बर्स भी रहते हैं, मतलब आपके साथ बहुत सारे कनेक्शंस हैं, जो ग्रिड्स बहुत सारी कनेक्टेड हो रखी हैं। अगर कोई एक के ऊपर परेशानी आएगी तो सब आपकी उसकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पावर सिस्टम में भी लागू होता है। मतलब हमारे जो होम के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमारे पावर सिस्टम में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो उसका आता है कि मेरे पास नीड क्या पड़ी इंटरकनेक्शन की। तो जैसे मैंने आपको बताया, टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू द मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट में मैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई कर पाऊँ। और इससे एक प्रॉब्लम ये रहती है कि जो सिस्टम होता है ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ऑल दो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, बट ये सिस्टम मेरा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और ऑपरेटिंग, अब ये क्या आता है, अपॉर्चुनिटी क्या होगी फैक्ट्स की। देखो, जो अपॉर्चुनिटी होगी मेरी फैक्ट्स की वो क्या आएगी? पहली बात तो वो पावर को कंट्रोल करेगा। ठीक है, और दूसरी बात वो क्या करेगा, एनहेंस करेगा कैपेसिटी को पूरी सिस्टम की। ठीक है, मतलब मेरे को, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया, अगर कोई मेरी लोड की डिमांड बढ़ती है तो मुझे ट्रांसमिशन लाइन अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। उसके बदले में अगर यहाँ फैक्ट्स का डिवाइस लगा दूंगा तो मैं उस लाइन की कैपेसिटी को बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो मेरी यही नीड है, यही मेरी अपॉर्चुनिटी है फैक्ट्स के लिए। उसके बाद मेरे आता है फैक्ट्स का कंसेप्ट। एक्चुअली फैक्ट्स का कंसेप्ट क्यों आया मेरे पास, तो मैंने आपको ये बता दिया पूरा। तो कन्वेंशनल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम, द एबिलिटी टू ट्रांसफर द एसी पावर इन द लिमिटेड सेवरल फैक्टर्स। ठीक है, देखो, मेरे को पावर ट्रांसफर करनी है एट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। ठीक है, तो मेरे पास क्या क्या कंस्टेंट आते हैं। मैंने ट्रांसमिशन लाइन तो बना दी, मान लो मेरे पास एक्स लोड डिमांड थी, उसके हिसाब से मैंने अपनी एक ट्रांसमिशन लाइन को इंप्लीमेंट कर दिया। ठीक है, तो उस ट्रांसमिशन लाइन की एक लिमिट होती है। जैसे अगर आप किसी बंदे को परेशान करते हैं तो उसकी एक सैचुरेशन लिमिट होती है, बंदा उस टाइम तक सहेगा, उसके बाद वो आपको बताएगा। तो मेरे पास होती है ट्रांसमिशन की थर्मल लिमिट, ट्रांसिएंट स्टेबिलिटी लिमिट, वोल्टेज स्टेबिलिटी लिमिट, शॉर्ट सर्किट करंट कैपेबिलिटी। तो ये सारी इसकी लिमिट्स होती हैं। ठीक है, अगर ये एक्सीड कर दोगे आप इस लिमिट से, मान लो थर्मल लिमिट से आपने अपने सिस्टम को एक्सीड कर दिया। कैसे? मान लो मेरे पास इसकी
जो ट्रांसमिट कर सकते हो इस लाइन के थ्रू वो है कुछ x, आपने इसे भेज दिया x+1, ओके x+2, लेट अस कंसीडर x+2, फाइन। तो इसमें क्या होगा, इसके अंदर जो होगा लाइन का जो होगा हीटिंग इफेक्ट आ जाएगा और उसमें कुछ सैग आ जाएगा और वो फिर सैग आएगा और वो लाइन जो होगी ब्रेक ऑफ हो जाएगी, तो लाइन जो होगी वो टूट जाएगी, ट्रांसमिशन लाइन। तो हमें अपनी ट्रांसमिशन लाइन को थर्मल लिमिट से एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो दीज लिमिट्स डिफाइन द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक पावर विच कैन डेफिनेटली ट्रांसमिट थ्रू द ट्रांसमिशन लाइन। जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रांसमिशन लाइन से कितनी पावर जा सकती है, वो ये लिमिट्स बताती है, विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज टू द इक्विपमेंट एंड माई ट्रांसमिशन लाइन, फाइन। उसका मेरे पास आता है कि फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम रेफर्स टू सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ फैक्ट्स। तो देखो क्या है, जैसे मेरा नाम बता रहा है फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम, ये एक फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम है। फ्लेक्सिबल एसी कैसे, क्योंकि ये फास्ट एक्टिंग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोलर्स हैं इसके अंदर, और तो और पावर सिस्टम डिवाइसेज हैं इसके अंदर, जो क्या करेगा, जो एनहेंस करेगा इसी कंट्रोलेबिलिटी को और स्टेबिलिटी को, ठीक है। मैंने आपको बताया कि वो कंट्रोलेबिलिटी और स्टेबिलिटी को कैसे एनहेंस करेगा, कि मुझे ट्रांसमिशन लाइन बिल्ड करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ एक फैक्ट डिवाइस लगा दूंगा, तो वो इसके बदले मैं एक फैक्ट डिवाइस लगा दूंगा तो वो काम वही करेगा, इसके ऊपर मैक्सिमम पावर मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये फैक्ट्स क्या प्रोवाइड करता है, फैक्ट्स प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी, कंट्रोलेबिलिटी, एनहेंस करेगा पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी को, जो पहले सी लाइन बिल्ट हो रखी है उसके ऊपर, ठीक है। तो फीचर्स ऑफ फैक्ट्स क्या है मेरे पास, ठीक है। फीचर्स क्या है फैक्ट डिवाइसेस के, ये फैक्ट्स प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड कंट्रोलेबिलिटी, आई एम अगेन एंड अगेन रिपीटिंग, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। सीरीज इंपीडेंस, शंट इंपीडेंस, करंट एंड वोल्टेज फेज एंगल बाय एक्टिव डैम्पिंग, ठीक है। इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा अपनी अपकमिंग वीडियोस में कि वो कैसे कैसे हो सकता है, ठीक है। तो व्हाट इज फैक्ट, फैक्ट एक्टिवली कंट्रोल द पावर फ्लो इन द ट्रांसमिशन लाइन बाय चेंजिंग इट्स सीरीज इंपीडेंस। मतलब क्या है, देखो मैं आपको एक टू मशीन मॉडल से समझाता हूँ इसको। टू मशीन मॉडल क्या है, लेट अस कंसीडर दिस इज माई ए एंड दिस इज माई बी। मुझे पावर सेंड करनी है ए से बी में, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मेरा जो इम्पीडेंस होता है, मतलब ये ट्रांसमिशन लाइन का जो इम्पीडेंस है वो है एक्स, तो ये सीरीज इम्पीडेंस है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंट्रोल द, अब इसमें मेरे को करना क्या है, पावर क्या होता है मेरा, पावर इज इक्वल टू वी इंटू ई बाई एक्स इंटू साइन डेल्टा, ठीक है। अगर मैं v इंटू ई के बदले v1 इंटू v2 भी लिख सकता हूँ, मतलब v1 इज अ वोल्टेज ऑफ दिस साइड वेयर आई कैन राइट, मतलब ये देखो वोल्टेज एट दिस बस एंड v2 इज माई वोल्टेज एट दिस बस, फाइन। v1 इंटू वी टू डिवाइड बाई एक्स इंटू साइन, इन दोनों का डिफरेंस एंगल का कितना है वो। अब देखो मुझे इस पावर को कंट्रोल करना है, इस पावर फ्लो को कंट्रोल करने के लिए मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ, या तो मैं इसकी वोल्टेज को बढ़ाऊँ, या तो मैं इसकी वोल्टेज को बढ़ाऊँ, ठीक है, या तो मैं इसके एक्स को कम करूँ, मतलब अगर मैं इसके सीरीज इंपीडेंस को कम कर दूंगा, ठीक है, अगर मैं इसके सीरीज इंपीडेंस को कम कर दूंगा तो ही मेरी पावर बढ़ जाएगी, ठीक है। या फिर मैं डेल्टा को, अगर मैं इस डेल्टा को बढ़ा देता हूँ तो भी मेरी पावर बढ़ जाएगी। तो मेरे पास ये सारे ऑप्शंस आते हैं, तो मैंने यही बोला, या तो मैं सीरीज इंपीडेंस को देखूँ, या मैं करंट फ्लो को देखूँ, या मैं फेज एंगल को देखूँ। इस हिसाब से मैं अपनी पावर को, एक्टिव पावर को कंट्रोल कर सकता हूँ। उसके बाद आता है पावर फ्लो कंट्रोल ऑन द एसी सिस्टम, ठीक है। मेरे को पावर फ्लो कंट्रोल करनी है अपने सिस्टम ए से अपने सिस्टम बी में, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो ये मैं कर सकता हूँ ऐसे। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरे पास हो गया रेडियल सिस्टम। रेडियल सिस्टम के अंदर मैंने क्या किया, अपने कुछ फैक्ट्स डिवाइस लगा दिए, ठीक है, या फिर फेज एंगल डिवाइस लगा दिए कि जो मेरा डेल्टा को कंट्रोल करेंगे, फाइन। तो मैं इसके हिसाब से अपने पी को कंट्रोल कर सकता हूँ। और अगर मेरे पास कुछ मैश नेटवर्क आता है, मैश नेटवर्क क्या होता है, मान लो ये मेरे पास ए है जो कि पावर डिलीवर कर रहा है मेरे लोड को, ये मेरे पास लोड हो गया, और ये मेरे पास बी है जो ये भी पावर डिलीवर कर रहा है मेरे लोड को, ठीक है। तो इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपना फैक्ट डिवाइस भी लगा सकता हूँ और मैं फेज एंगल डिले भी लगा सकता हूँ, फेज एंगल जो मेरा एडजस्ट करने का है वो भी लगा सकता हूँ, उसके हिसाब से मैं अपने पी को एडजस्ट कर सकता हूँ। अब वो कैसे करते हैं हम आगे देखेंगे। तो मेरे पास आएगा उसका पावर फ्लो इन द पैरेलल नेटवर्क, ठीक है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताना भूल गया, इसके अंदर पावर फ्लो इन द कंट्रोल ऑफ द एसी सिस्टम के अंदर क्या होगा अगर मेरा लोड जो होगा, क्या होगा अगर मेरा लोड जो होगा वो बढ़ जाएगा। आप मेरे को सोच कर बताइए, तो क्या होगा, देखो अगर मेरा लोड बढ़ता है तो ये क्या होगा, ये ज़्यादा एनर्जी डिमांड करेगा मेरे जनरेटर से, ठीक है, ये और ये जनरेटर से ये एक्सेस एनर्जी डिमांड करेगा। तो उससे क्या होगा, तो जो पावर होती है, पावर क्या होती है, ई वी बाई एक्स इंटू साइन डेल्टा, ठीक है। तो लोड बढ़ा मतलब एक्टिव पावर डिमांड बढ़ गई, एक्टिव पावर डिमांड बढ़ गई मतलब एक्स कम हो गया, और अगर एक्स कम हो गया मतलब दैट इज इक्वल टू व्हाट, एक्स इज इक्वल टू 2 पाई एफ, माई रिएक्टेंस इज इक्वल टू 2 पाई एफ। और अगर एक्स कम हो गया मतलब क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी जो होगी मेरी कम हो जाएगी, तो सिस्टम की फ्रीक्वेंसी ड्रॉप हो जाएगी, सिस्टम की फ्रीक्वेंसी ड्रॉप हो जाएगी तो मेरा सिस्टम जो होगा वो कोलैप्स हो जाएगा, सिस्टम मेरा खत्म हो जाएगा, सिस्टम मेरा बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा दिक्कत आती है अगर मेरा लोड बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है पावर फ्लो इन द पैरेलल नेटवर्क। अब मेरे पास ये पैरेलल नेटवर्क है, पावर फ्लो इसके अंदर कैसे फ्लो करेगी। फर्स्ट हम देखेंगे अनकंट्रोल के अंदर, कि जिसके अंदर हमने पावर फ्लो कंट्रोल नहीं किया है। तो मान लो मैंने एक सिस्टम था मेरे पास ए और ये मेरे पास सिस्टम था बी। इंस्टेड ऑफ ए और बी, लाइक मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैं कहूँगा कि ये मेरा है सिस्टम दादरी और ये मेरा है सिस्टम सरायकाले खां।
मतलब दादरी से सराय कालेखां मेरी पावर फ्लो कर रही है, दादरी से सराय कालेखां पावर फ्लो कर रही है। पहले कुछ एक्स बंदे वहाँ रहते थे, उसके हिसाब से मैंने एक ट्रांसमिशन लाइन इंप्लीमेंट करी थी एक्स। वहाँ पे फिर बंदे रहने और आ गए मेरे एक एरिया में, तो मुझे एक ट्रांसमिशन लाइन एक और इंप्लीमेंट करी जिसका इंपीडेंस था मेरा 2x। तो अब मेरे पास प्रॉब्लम क्या हुई, जो पावर फ्लो फर्स्ट लाइन के अंदर फ्लो कर सकती है वो कितनी आ जाएगी, 2/3 ऑफ एक्स पावर, क्योंकि पावर क्या थी हमारे पास, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इम्पीडेंस। ठीक है, अगर इंपीडेंस कम होगा तो पावर ज़्यादा फ्लो करेगी। मतलब क्या हुआ, अगर ये एक्स है तो ये कितना हो जाएगा, 2/3 पावर इसमें से फ्लो करेगी और नीचे वाले में से 1/3 ऑफ पावर फ्लो करेगी। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, प्रॉब्लम ये आएगी कि मान लो मेरे पास कुछ मेरे को पावर सेंड करनी है, तो इसमें क्या होगा, मेरी जो लाइन होगी ऊपर वाली लोअर वाली, वो जल्दी अपनी लिमिट पे आ जाएगी, जल्दी ओवरलोड हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू नीचे वाली लाइन। तो इसमें क्या हो सकता है, क्या मैं इस वाली लाइन को चेंज करूँ, नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकता, क्योंकि कॉस्ट बहुत होती है एक लाइन को, एक ट्रांसमिशन लाइन को इम्प्लीमेंट करने के बाद चेंज करने में, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है ट्रांसमिशन लाइन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं लिमिट करूँगा कि जो सेकंड वाला पार्ट है, ठीक है, उसको मैं कैसे एडजस्ट करूँ कि वो मेरा फर्स्ट वाले पार्ट को कंट्रोल करे, उसके थर्मल लिमिट को कंट्रोल करे। तो उसके लिए मैंने क्या किया, HVDC का यूज़ किया। ठीक है, HVDC ने क्या किया, मेरे यहाँ पे और यहाँ पे एक कंट्रोलर लगा दिए जो कि ऊपर वाली पावर को, जो कि इसकी थर्मल लिमिट को कंट्रोल कर सकता है। इससे अब क्या होगा, बट ये प्रॉब्लम इसमें HVDC में ये आई कि ये सिर्फ मैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज़ होगी। उसका मेरे पास प्रॉब्लम क्या आती है, ये फास्ट कंट्रोलर स्विचेस होते हैं मेरे पास ये। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या आएगी फास्ट कंट्रोलर स्विचेस में कि ये जैसे इट विल हेल्प द पैरेलल AC ट्रांसमिशन लाइन टू मेंटेन द स्टेबिलिटी। अब क्या होगा, ये हेल्प करेगा मेंटेन करने में स्टेबिलिटी को जो ऊपर वाली लाइन है उसके अंदर, बट कॉस्टली है ये, इसलिए हम इसे यूज़ नहीं करेंगे। फिर आती है पावर फ्लो इन द पैरेलल नेटवर्क। मेरे पास पावर फ्लो इन द पैरेलल नेटवर्क में क्या करूँगा, अब मैं इसमें क्या करूँगा, फैक्ट कंट्रोल वेरिएबल इंपीडेंस यूज़ करूँगा। मतलब ये मैं सीरीज इंपीडेंस मैंने यूज़ किया जो कि वेरिएबल सीरीज इंपीडेंस है। इसकी वजह से अब मैं प्लान कर सकता हूँ अपने एक्स को। ठीक है, अब मैं अपने इम्पीडेंस को इस सीरीज इम्पीडेंस से कंट्रोल कर सकता हूँ, उसके हिसाब से मैं अपनी पावर, एक्टिव पावर को कंट्रोल कर सकता हूँ कि मेरी एक्टिव पावर कितनी फ्लो करेगी उस मेरी ट्रांसमिशन लाइन से। ठीक है, फिर पावर फ्लो विद अ फैक्ट कंट्रोल फेज एंगल रेगुलेटर। ठीक है, या तो मैं फैक्ट्स डिवाइस लगा दूँ या मैं फेज एंगल रेगुलेटर लगा दूँ। फेज एंगल जैसे मैंने बताया ये डेल्टा कंट्रोल करेगा, फैक्ट डिवाइस मेरा एक्स कंट्रोल करेगा, सीरीज दैट इज कंट्रोल वेरिंग इम्पीडेंस। फाइन, अब हम देखेंगे पावर फ्लो इन द मैश नेटवर्क। तो ठीक है, मेरे पास ये मैश नेटवर्क है जिसके अंदर की मेरे पास दो जनरेटर्स हैं, मतलब ए और ये बी, ये दो जनरेटर्स हैं जो कि कितना जनरेट कर रहे हैं, 2000 मेगावाट और 1000 मेगावाट। और मेरी कोई ट्रांसमिशन लाइन है जो कि पहले से ही बिल्ट हो रखी है, मतलब जैसे मान लो ये ट्रांसमिशन लाइन है, ये ट्रांसमिशन लाइन है और ये ट्रांसमिशन लाइन है, ये पहले से बिल्ट हो रखी है। तो इनका कुछ रिएक्टेंस होगा, कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो ये मेरे पास इसका रिएक्टेंस दिया हुआ है। तो इस रिएक्टेंस के हिसाब से मेरे पास इसकी पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी है इस ट्रांसमिशन लाइन की, जिसकी मतलब AC की जो पावर हैंडलिंग कैपेसिटी है वो मुझे दे रखी है 2000 मेगावाट। ठीक है, लेट मी राइट हियर 2000 मेगावाट। और जो ये वाली लाइन है मेरी, मतलब A टू B, इसकी पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी है 1000 मेगावाट। फिर मेरे पास आती है लाइन BC, इसकी जो पावर हैंडलिंग कैपेसिटी है वो है मेरे पास कितनी, 1250 मेगावाट, 0 मेगावाट। ठीक है, 1250 मेगावाट। अब इसमें क्या हुआ, मेरा जो लोड भाई साहब है हमारे यहाँ जो बैठे हुए हैं मस्त चिल मार रहे हैं, इसको चाहिए 3000 मेगावाट। अब ये 3000 मेगावाट मेरी कैसे आएगी, एक तो ये जनरेटर ए देगा और ये जनरेटर बी देगा। अब ये कैसे देगा, ये देगा कि मेरा एक लाइन का कितना रिएक्टेंस है उसके हिसाब से मेरी कितनी पावर ट्रांसफ़र कर सकती है, उसके हिसाब से मेरा ट्रांसफ़र करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए से जो सी तक पावर ट्रांसफ़र कर रही है वो है 1500 मेगावाट। ठीक है, और जो बी से ए से बी में ट्रांसफ़र कर रही है वो है 500 मेगावाट, और यहाँ से यहाँ जो जा रही है मतलब बी टू सी जा रही है वो है 1500 मेगावाट। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हुई, इसमें प्रॉब्लम ये हुई कि देखो 500 मेगावाट इसकी ये है और 1000 इसकी कैपेसिटी है, तो ठीक है ये नॉर्मल रेटिंग पे चल रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो 1500 पे चल रहा है और 2000 मैंने इसे मेंशन किया हुआ है, फाइन कोई बात नहीं। और यहाँ देखो ये लाइन तो भैया मेरी ओवरलोड हो गई, ये जो लाइन है ये देखो ये पूरी लाइन है ट्रांसमिशन लाइन, ये तो ओवरलोड हो गई। अब दिक्कत क्या आएगी, अपनी थर्मल लिमिट को क्रॉस कर जाएगी, पावर सिस्टम स्टेबिलिटी जो होगी उसको क्रॉस कर जाएगी, तो इसमें बहुत बहुत दिक्कत आ गई मेरे पास भाई। तो मुझे इसको ठीक करना पड़ेगा। इसको ठीक कैसे कर सकता हूँ मैं, देखो या तो मैं फैक्ट डिवाइसेस का इस्तेमाल करूँगा, अब मैं कैसे ठीक करूँगा वो मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो पावर जो मेरी फ्लो करेगी, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ, वो अब इसको मैं कम करना है मुझे, जो मेरी यहाँ से यहाँ तक पावर फ्लो करे, उसके लिए मैं फैक्ट डिवाइस लगाऊंगा। और फैक्ट डिवाइस मैं कोई भी ट्रांसमिशन लाइन में इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। और उसके वजह से जैसे मेरे को मान लो देखो ये है,
इसकी लिमिट जो है 1500 है, मतलब 500 एक्स्ट्रा भेज सकता हूँ ना इस लाइन पे, इस लाइन में कुछ नहीं होगा तो मैं इसमें भेजूंगा। वो कैसे होगा मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। जब मैंने फैक्ट्स डिवाइस का यूज़ किया, इसमें मैंने क्या यूज़ किया, TCSC थाइस्टर कंट्रोल सीरीज कैपेसिटर। इसमें मैंने क्या किया, देखो एक सीरीज कैपेसिटर यूज़ किया जिसका जो इम्पीडेंस था दैट इज़ -5 ओम्स था। तो इसने क्या किया, ये जो ट्रांसमिशन लाइन थी जो 1500 पहले पावर भेज रही थी, उसमें अब ये 1750 पावर भेजेगी, ठीक है। और ये जो मेरे पास भेज रही थी ये 250 मेगावाट हो गई, और ये भी मेरे पास कम पावर हो गई, मतलब इसके जो रेटिंग थी उसके हिसाब से पावर हो गई। तो इसमें क्या हुआ, अब ये इसको नॉर्मल लिमिट पे ले आया, उसको नॉर्मल थर्मल लिमिट पे ले आया, मतलब अभी थर्मल लिमिट अपनी क्रॉस नहीं करेगी इस सीरीज कैपेसिटर की वजह से। मगर एक बात तो सच्ची है ना, कोई बंदा इतना अच्छा नहीं होता कि वो पूरा सिस्टम अच्छा कर दे, नहीं, उसमें खराबी जरूर होती है। तो ऐसे ये खराब है। कैसे खराब है, क्योंकि देखो इसके अंदर मैकेनिकल स्विचिंग होगी मेरी कैपेसिटर के अंदर। मैकेनिकल स्विचिंग क्या करेगी, ये हार्मोनिक्स इंजेक्ट कर देगी मेरी ट्रांसमिशन लाइन के अंदर। अब वो क्या होगा, सब हार्मोनिक्स ऑसिलेशंस क्रिएट करेंगे। अब ऑसिलेशन जो क्रिएट करेंगे वो जनरेटर का जो सिस्टम होगा उसको कोलैप्स कर देंगे। तो मेरे को इसको भी अगर मैं सिंपल कैपेसिटर लगाऊंगा तो ठीक है ये प्रॉब्लम होगी, जो कि मैकेनिकली स्विच होगा कैपेसिटर, ठीक है। मगर अगर मैं थाइस्टर कंट्रोल सीरीज कैपेसिटर लगाऊंगा, मतलब इस कैपेसिटर को मैं कंट्रोल करूंगा पार्शली विद द हेल्प ऑफ थाइस्टर। मीन्स अगर मैं उसको डीले एंगल दूंगा थाइस्टर को तभी जाके वो ऑन होगा या ऑफ होगा। आई कैन नॉट ऑफ थाइरिस्टर, तो मैं उसको ऑन की बात करता हूँ, वो ऑन होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैं इसको कितना इंजेक्ट करना चाहिए ताकि ये अपने इस लाइन के इम्पीडेंस को, इस लाइन के एक्स को वो कम करे, ठीक है। वो मैं थाइस्टर कंट्रोल से बताऊंगा। तो ऐसे मैं इसकी पावर को कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। ये है थाइस्टर कंट्रोल सीरीज कैपेसिटर। फिर मेरे पास आएगा थाइस्टर कंट्रोल सीरीज रिएक्टर। इसमें मेरे पास क्या होगा कि कुछ नहीं, बस एक रिएक्टर आ गया, ठीक है। ये मेरे पास एक रिएक्टर आ गया इसके अंदर। इसी रिएक्टर ने क्या किया, अब सेम देखो पिछले वाले केस में क्या था हमारे पास, ये कैपेसिटर यहाँ पे आ गया था, इस वाले केस के अंदर क्या है, यहाँ पे एक रिएक्टर आ गया। इस रिएक्टर ने इसके पावर को लिमिट कर दिया और ये वाली पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी को बढ़ा दिया। तो मतलब मुझे क्या पता चल रहा है इससे, मुझे ये पता चल रहा है कि जो फैक्ट का डिवाइस है, जो फैक्ट्स हैं मेरे पास, वो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी को या पावर हैंडलिंग कैपेसिटी को ऑलरेडी बिल्ड जो हो रखी है ट्रांसमिशन लाइन को, वो उसको इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। ऑल्सो मेरे पास ये आ जाएगा, या तो मैं इसके बदले एक फेज एंगल भी बता सकता हूँ, मतलब या तो मैं इसके एक्स को कम कर दूँ, ठीक है, या तो मैं इसके डेल्टा को बढ़ा दूँ। अब डेल्टा कैसे बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे एक फेज एंगल डिले लगा के, मतलब डेल्टा को बढ़ाने के लिए मैं यहाँ फेज एंगल का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, उसके हिसाब से पावर हैंडलिंग कैपेसिटी इंप्रूव हो सकती है। फाइन। नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास आता है वो आता है कि लिमिट क्या होती है। ओके, 1 मिनट। लिमिट ऑफ लोडिंग एबिलिटी क्या होती है, ठीक है। तो मेरे पास जो ट्रांसमिशन लाइन की लिमिट्स होती हैं दैट इज थर्मल लिमिट, डाइलेक्ट्रिक लिमिट एंड उसकी मेरी स्टेबिलिटी। थर्मल लिमिट मेरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ट्रांसमिशन लाइन की, ठीक है। कि जब मैं अपनी ट्रांसमिशन लाइन को इंप्लीमेंट कर रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए ना वो कहाँ है, कि बर्फ़ की पहाड़ी में है या राजस्थान के उसमें है, गर्मी में है या फिर सबसे ज़्यादा ठंड में है। तो उससे क्या पता चलेगा कि मेरे कंडक्टर का, जो मेरा जो कंडक्टर होता है ट्रांसमिशन लाइन का, उसका ग्राउंड क्लियरेंस कितना होना चाहिए। उसको विंड से, मतलब विंड कंडीशन से मैं बता सकता हूँ कि मेरी थर्मल लिमिट क्या होगी, एम्बिएंट टेम्परेचर से। तो हमारे पास आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, और इसके लिए हमारे पास बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो कि ट्रांसमिशन लाइन को डिज़ाइन करने से पहले उसकी थर्मल लिमिट को चेक करते हैं बाय सम सॉफ्टवेयर और सम एक्सप्रेशन से, मतलब हमारे पास हार्डवेयर्स भी हैं आजकल। तो उससे हम बता सकते हैं कि उसकी थर्मल लिमिट क्या होगी। ऐसी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है हमारी कुछ केबल की, उसको हम बता सकते हैं कि वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उसकी कितनी होगी, उसके हिसाब से मेरी लाइन की लोडिंग होती है, ठीक है। और लास्ट में आता है मेरे पास स्टेबिलिटी, कि देखो स्टेबिलिटी इशू, द स्टेबिलिटी इशूज दैट लिमिट द ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी। अब देखो स्टेबिलिटी इशू जो होता है वो भी ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी को एक लिमिट में रखता है, ठीक है। मतलब जैसे मेरी ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी हो गई, डायनेमिक स्टेबिलिटी हो गई, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी हो गई, फ्रीक्वेंसी कोलैप्स हो गया एंड वोल्टेज कोलैप्स हो गया। तो ये सब मैं ओवरकम कर सकता हूँ कब, जब मैं फैक्ट डिवाइस को इस यूज़ करूँगा, ठीक है। कैसे, वो मैं आपको आगे वाली वीडियो में पता चलेगा कि वो कैसे ओवरकम हो रहा है मेरा ये सब स्टेबिलिटी, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी कैसे इंप्रूव हो रही है, पावर कैसे इंप्रूव हो रही है। तो देखो टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटी जो पावर सिस्टम के अंदर है वो आती है मेरे पास, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी, डायनेमिक स्टेबिलिटी एंड स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी। तो पहला हम देखते हैं ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी, ठीक है। तो इसमें ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी मेरे पास जो आती है ये आएगी अभी। पहले हम डिस्टर्बेंस देख लेते हैं। डिस्टर्बेंस मेरे पास 3 तरह की होती है। पहली होती है कोलैप्स इन फ्रीक्वेंसी, जिसमें मैंने आपको बताया कि मेरे पास अगर लोड जो था वो बढ़ रहा था, तो लोड बढ़ने से क्या हो रहा था, फ्रीक्वेंसी जो थी वो कम हो रही थी, ठीक है। मैंने उसका पूरा एक्सप्लेनेशन इसी वीडियो में दिया है स्टार्टिंग में, ठीक है। कोलैप्स ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज कोलैप्स जब हो रही है, और सब सिंक्रोनस रिएक्टेंस, ठीक है। मैं इसको पूरे को एक्सप्लेन किया है स्टार्टिंग में, ठीक है, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो मेरे आते हैं, फिर आता है ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी होता क्या है, जब मेरे पास बहुत सीवियर फॉल्ट होता है, मतलब ट्रिपल लाइन फॉल्ट हो गया मान लो,
तो मेरे पास ये सीवियर फॉल्ट की कैटेगरी में आता है। द कैविलिटी ऑफ द पावर सिस्टम रिकवर फ्रॉम द मेजर डिस्टर्बेंस, अगर ये मेरा ट्रांसमिशन लाइन है, ये मेरे पास पावर सिस्टम नेटवर्क है, वो अगर रिकवर कर पा रहा है इस ट्रिपल लाइन फॉल्ट से, तो मैं कहूँगा मेरा ट्रांजिएंट स्टेबल, मेरा जो सिस्टम है वो स्टेबल है। और ये जो फॉल्ट होता है, मतलब जो सीवियर फॉल्ट होता है, वो मैं कहूँगा मैं ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी के अंदर आएगा। ठीक है, अगर वो रिकवर हो गया तो इसमें मैं क्या करता हूँ, सीरीज फैक्ट डिवाइस को यूज़ करूँगा दैट कैन मिटिगेट द फॉल्ट बाय इंसर्टिंग द सीरीज इंपेडेंस। जो मेरा होगा डिवाइस, वो क्या करेगा, एक्स जो होगा वो सीरीज इंपेडेंस को इसमें इंट्रोड्यूस करेगा, जिसके वजह से मेरा जो फॉल्ट करंट इसमें फ्लो करेगा वो कम हो जाएगा। फॉल्ट करंट कम हो जाएगा तो मेरा सिस्टम जल्दी स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी। तो स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी क्या कहता है, इन द पावर सिस्टम कीपिंग द वोल्टेज एंड द करंट पावर विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट इज कंसीडर्ड एट स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी। तो मतलब क्या हुआ, देखो ये पास हो गया एक पेड़ और ये पास हो गया ट्रांसमिशन लाइन जो कि यहाँ से जा रही है। तो बार बार इसमें मान लो हवा आती है यहाँ से और ये बार बार इस पेड़ पर टच होती है, और ये पेड़ से मतलब क्या होगा, यहाँ पे एल जी फॉल्ट क्रिएट करेगा। क्या, एल जी फॉल्ट क्रिएट करेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, पावर सिस्टम कीपिंग द वोल्टेज एंड द करंट विद इन स्पेसिफाइड लिमिट। तो क्या करता है, ये स्टेडी स्टेट जो स्टेबिलिटी होती है वो होती है शॉर्ट ड्यूरेशन में जो मेरा फॉल्ट होता है उसके लिए। तो अगर ये इसको ओवरकम कर पा रहा है इस पावर फ्लक्चुएशन को, तो मैं कहूँगा मेरा सिस्टम स्टेबल है। तो सीरीज कैपेसिटिव कंपनसेशन कैन बी यूज दिस टाइप ऑफ टू मिटिगेट द पावर स्मॉल पावर सिस्टम फ्लक्चुएशन। स्मॉल पावर जो फ्लक्चुएट होगी उसको इंप्रूव करने के लिए मैं सीरीज कैपेसिटिव कंपनसेशन यूज़ करूँगा, और ये भी एक फैक्ट डिवाइस है। फिर आता है मेरे पास फैक्ट्स का ऑपरेशन क्या है। तो इसमें मैं टू मशीन मॉडल ले लूँगा। मैं मान लो मेरे पास एक ये आ गया 1 और मेरे पास 2 आ गया। यहाँ की जो वोल्टेज है बस नंबर 1 की वो आ गई E1 एंगल डेल्टा 1 और यहाँ की है E2 एंगल डेल्टा 2। तो इसको सिंप्लीफाइड करने के लिए, तो देखो ये मेरे पास आ गया इसका फेजर डायग्राम। इस फेजर डायग्राम को ईजिली अंडरस्टैंड करने के लिए मैं मानता हूँ यहाँ जो वोल्टेज है तो ये है E1 एंगल डेल 1। डेल 1 के मतलब मैं मानता हूँ डेल है। ठीक है, और यहाँ मान देता हूँ E2 एंगल 0। ठीक है, तो पावर कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी, एक्टिव पावर डेल टू 0। हायर एंगल से लोअर एंगल में मेरी एक्टिव पावर फ्लो करती है, मुझे इतना पता है। तो इसका अगर मैं फेजर बनाऊंगा तो कैसे बनेगा इसका फेजर, तो आप इसको मत देखो, आप इसको देखो जो मैं यहाँ बना रहा हूँ। आप ये देखो, पहले आप बनाओगे क्या, E2। क्योंकि मैं ये क्यों बना रहा हूँ E2, क्योंकि देखो जब हम अपने पावर सिस्टम को पढ़ते हैं तो मेरा मान लो यहाँ पे क्या है, E आता है। ठीक है, फिर क्या होगा, ये E जो होगा जब यहाँ से जाएगा तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप इसके अंदर होगा जो कि VL होगा, और कुछ यहाँ पे जो वोल्टेज आएगी दैट क्या होगी, वो मान लो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगी वो VR है। तो मैं अगर इसके अकॉर्डिंग फेजर डायग्राम बनाऊंगा तो क्या आएगा, देखो मैं बनाऊंगा VR। ठीक है, VR, और जो करंट है मान लो वो लैग कर रहा है वो I, और मान लो इसके अक्रॉस कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो यहाँ पे कुछ आगे ऐड नहीं होगा, अगर रेजिस्टेंस होता तो इसके यहाँ आगे ऐड हो जाता I इंटू आर। ठीक है, I इंटू आर मीन्स यहाँ ऐसे ऐड हो जाता, सॉरी ये नहीं है, ये वाला है IR, ऐसे ऐड हो जाता। इसके 90 डिग्री में मेरे पास क्या आता, ये आता JIXL जो इसके अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है, जिसको मैं VL भी कह सकता हूँ। ठीक है, इसको और इसको अगर मैं ज्वाइन करूँगा तो मुझे ये क्या देता, ये मुझे E देता। वो E क्या है, मेरे पास ये वाला E है। तो इसी प्रकार से मैं इसका फेजर डायग्राम बना सकता हूँ। कैसे, देखो ये मेरे पास आ गया क्या, E2, ये मेरे पास आ गया E2। ठीक है, E2, उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जो इसके अक्रॉस, इस रिएक्टेंस के अक्रॉस जो ड्रॉप हो रहा है, फाइन, इस रिएक्टेंस के अक्रॉस जो ड्रॉप हो रहा है वो दैट इज EL। दैट इज EL मतलब इसके अक्रॉस जो आ रहा है ये आ जाएगा कुछ ऐसे, दैट इज माई EL। इन दोनों का मैं ज्वाइन करूँगा तो मेरे पास ये क्या देगा, ये मुझे देगा मेरे पास जो इनिशियल स्टार्टिंग की जो V सेंडिंग एंड की वोल्टेज है दैट इज E1। दिस इज माई E1, सो दिस इज माई E1। तो इसके जो परपेंडिकुलर में मेरे पास आ रहा है वो आएगा करंट I, और E1 और E2 के बीच में जो एंगल आएगा, E1 और मतलब जो E1 और E2 के बीच में एंगल आएगा वो आएगा डेल। तो ये मेरे पास होगा फेजर डायग्राम इस टू मशीन मॉडल का। इजी था ना, यस। उसका क्या आएगा कि टू मशीन मॉडल के अंदर ही अगर मैं इसका एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर बताता हूँ, एक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट कितना होगा, रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट कितना होगा, वेयर IP1 इज एक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट, दिस इज माय रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट, दिस इज माय एक्टिव पावर, दिस इज माय रिएक्टिव पावर। अगर मैं एक्टिव एंड रिएक्टिव कंपोनेंट का फेजर डायग्राम बनाता हूँ, मतलब ये मेरे पास होगा कितना, E2। ठीक है, ये मेरे पास कितना हो गया, E1। तो अगर मैं इसके अंदर इसको इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करूँगा, मतलब E2 को अगर E1 के ऊपर इम्प्लीमेंट करता हूँ तो मेरे पास ये क्या होगा, देखो इसके बीच में एंगल कितना है, डेल का, तो ये कितना हो जाएगा, E2 कॉस डेल। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे E1 था इसका, अगर मैं इसको इसके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, देखो इसके ऊपर छोड़ता हूँ तो ये जो एंगल हो जाएगा E1 कॉस डेल हो जाएगा। ऐसे ही साइन डेल, ये मेरा साइन डेल हो जाएगा, और ऐसे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, ये जो पार्ट है बचा हुआ, देखो एक मिनट में पेन चेंज करके दिखाता हूँ आपको। देखो ये जो पार्ट है हमारे पास, ये अगर आप विजिबल हो तो ये वाला पार्ट क्या होगा, पूरा कितना था, ये पूरा जो था मतलब ये वाला पार्ट ये था E1, और जो मेरे पास इतना पार्ट आया, मतलब जो मेरा ये वाला पार्ट आया मेरे पास वो था E2 कॉस डेल। तो क्या आ जाएगा, E1 माइनस E2 कॉस डेल, मेरा ये वाला बचा हुआ पार्ट आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली मैं ऐसे यहाँ से निकालता हूँ E2 माइनस E1 कॉस डेल।
ठीक है। और करंट मैं ऐसे निकाल सकता हूँ, वो लैग कर रहा है E2 से, तो यहाँ पे मेरे पास करंट आ जाएगा, दैट इज ऑफ रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ दोनों का। ठीक है, इसके हिसाब से मैं अब IP1 IQ1 निकाल सकता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, उसके हिसाब से मैं एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर निकाल सकता हूँ। तो इसको कंट्रोल करने के लिए मैं क्या करूँगा, रिएक्टेंस कंट्रोल करूँगा और इसकी वोल्टेज को कंट्रोल करूँगा। और वो कैसे होगा, फेजर डायग्राम से हम देखेंगे। तो देखो, अगर मैं एक्स की वैल्यू को, 1 मिनट, अगर मैं इसमें क्या करता हूँ, तो AC पावर फ्लो ऑफ द ट्रांसफर लाइन यूजिंग फैक्ट्स। अब इसकी पावर फ्लो को मैं कैसे कंट्रोल कर रहा हूँ वो देखते हैं। तो देखो, ये मेरे पास पावर फ्लो की एक इक्वेशन है, P इक्वल टू E1 E2 x बाई इंटू साइन डेल्टा, ये हम पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग से ही। तो अगर मैं इसके x की वैल्यू को डिक्रीज़ करता जाऊँगा, मतलब x की वैल्यू को अगर मैं डिक्रीज़ करता जाऊँगा, x की वैल्यू को डिक्रीज़ करता जाऊँगा, तो मैक्सिमम पावर जो होगी वो इंक्रीज़ करती जाएगी, पावर जो होगी वो इंक्रीज़ करती जाएगी। तो ये मेरा कर्व यही रिप्रेजेंट करता है। और ये कर्व जो है मेरा ये भी बताता है कि जो डेल्टा है उसको मैं 90 डिग्री तक इंक्रीज़ कर सकता हूँ। उसके बाद अगर मैं इंक्रीज़ करूँगा तो पावर जो होगी वो वापस डिक्रीज़ करना शुरू कर देगी। ठीक है, उसके बाद आएगा रेगुलेटिंग द वोल्टेज मैग्नीट्यूड मोस्टली चेंज द रिएक्टिव पावर। ठीक है, ये क्या कहता है कि अगर मैं वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को चेंज करता हूँ, मतलब अगर मैं E1 है, ठीक है, मान लो मेरे पास यहाँ पे पहले E1 था, उस E1 को मैंने इंक्रीज़ कर दिया, मतलब वोल्टेज मैग्नीट्यूड को मैंने इंक्रीज़ कर दिया सेंडिंग एंड के, तो इससे क्या हुआ, इसका जो मैग्नीट्यूड है, E1 माइनस E2 वो चेंज होगा, मगर वो माइन्यूट चेंज होगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसके मैग्नीट्यूड को ये कंट्रोल करेगा अगर मैं इसकी वोल्टेज को यहाँ से मेंटेन करता हूँ। अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड को कंट्रोल करूँगा तो मतलब मैं इसकी रिएक्टिव पावर कंट्रोल करूँगा, क्योंकि रिएक्टिव पावर को हमने फॉर्मुला देखा ना, E1 माइनस E2 कॉस जेड। ठीक है, तो ये अगर मैं इसको मेंटेन करूँगा तो रिएक्टिव पावर कंट्रोल करूँगा। सिमिलरली इंजेक्टिंग द वोल्टेज परपेंडिकुलर टू द लाइन करंट मोस्टली कंट्रोल द एक्टिव पावर। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर E1 माइनस E2 को मोर इंजेक्ट कर देता हूँ, अगर मैं इसके अंदर मोर इंजेक्ट करूँगा वोल्टेज को, ठीक है, तो क्या होगा, मेरा लाइन करंट बढ़ जाएगा, लाइन करंट बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली बात है, लाइन करंट बढ़ेगा तो एक्टिव पावर तो बढ़ेगी बढ़ेगी। ठीक है, उसके बाद इंजेक्टिंग द वोल्टेज फेजर इन सीरीज विद द लाइन। अब मैंने क्या किया, वोल्टेज फेजर को इंजेक्ट कर दिया इन सीरीज विद द लाइन। ठीक है, अब इसमें मेरे पास क्या हुआ, पहले तो हमारे पास क्या था, देखो सिंपल केस था, ये इसके साथ इंक्रीज़ कर रहा था, रिएक्टिव पावर इंक्रीज़ हो रही थी। अगर ये मैं मैग्नीट्यूड को इसका इंक्रीज़ कर रहा हूँ ऐसे करके, इसके मैग्नीट्यूड को इंक्रीज़ कर रहा हूँ, तो मेरे पास मिडिल में कंट्रोल करूँगा, तो एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर दोनों को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है, इंजेक्टिंग द वोल्टेज फेजर इन सीरीज विद द लाइन, आई कैन कंट्रोल माई एक्टिव एज वेल एज माई रिएक्टिव पावर इन दिस केस। उसके बाद आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ द फैक्ट कंट्रोलर। जनरली फैक्ट डिवाइसेस कैन बी क्लासिफाइड एज शंट सीरीज, कंबाइंड सीरीज कंबाइंड शंट। अगर मैं शंट की बात करता हूँ तो वो इंजेक्ट करेगा करंट को, अगर मैं सीरीज की बात करता हूँ इंजेक्ट करेगा वोल्टेज को। ठीक है, और इन दोनों को हम पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वेरिएबल इंपीडेंस टाइप होता है, और वेरिएबल सोर्स टाइप होता है। इंपीडेंस टाइप में क्या करूँगा, एक्स को कंट्रोल करूँगा, पावर कंट्रोल होगी। वेरिएबल सोर्स कंट्रोलर में क्या होगा, मैं इसे कंट्रोल करूँगा तो इसकी पावर कंट्रोल होगी। फाइन, उसका आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ द फैक्ट्स कंट्रोलर। तो इसमें क्या आएगा, वेरिएबल इंपीडेंस टाइप आएगा। वेरिएबल इंपीडेंस टाइप में हम पढ़ेंगे स्टैटिक पावर कंपनसेटर, थाइस्टर कंट्रोल सीरीज कंपनसेटर, थाइस्टर कंट्रोल फेज शिफ्टिंग ट्रांसफॉर्मर, और इसमें वोल्टेज सोर्स कंट्रोलर भी आ जाएगा, जिसके अंदर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेटकॉम, ट्रिपल एस IPFC, यूनिफाइड पावर फ्लो कंट्रोल। ठीक है, तो ये बहुत सारे आ रहे हैं मेरे पास फैक्ट डिवाइस, हम इसको एक एक करके स्टडी करेंगे। तो अब हम देखते हैं इसका सर्किट, मतलब जो इसका फिगर है वो कैसे दिखता कैसा है। देखो, तो देखो शंट कनेक्टेड कंट्रोलर्स हैं, वो कुछ ऐसा दिखता है। अलग अलग यूज़ के लिए, मतलब कौन सा वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए यूज़ करना है, मतलब वोल्टेज कंट्रोल के लिए कौन सा करंट कंट्रोल के लिए, इस हिसाब से मैं स्टैटकॉम को यूज़ करूँगा। ठीक है, जैसे स्टैटकॉम मुझे बैटरी कंट्रोल के लिए चाहिए तो मैं अपना ये वाला कंट्रोलर यूज़ करूँगा। ठीक है, तो ऐसे ही मेरे पास आ जाएगा ये SVC का हो गया, जिसके अंदर के सारे कंट्रोलर्स यूज़ हो रखे हैं, TCR TSC और फिल्टर्स भी लगे पड़े हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा स्टैटिक वार कंट्रोलर। इसको हम देखेंगे अपने नेक्स्ट, जब हम पर्टिकुलर टॉपिक का कंसेप्ट लेंगे उसके अंदर हम ये वाला पार्ट क्लियर कर देंगे कि ये कैसे काम करता है, इसकी वर्किंग कैसे है। ठीक है, और इंटरेस्टिंग हो जाएगा तब। फिर TSVR जो जाएगा। ठीक है, इसके हम मतलब इसके हम थाइस्टर कंट्रोल से इसके हम फ्लो करंट कितना फ्लो कर रहा है इसके अंदर वो कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जो मेरे पास लगा है वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगा है, बिकॉज जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होते हैं वो कम वोल्टेज और मतलब वोल्टेज और करंट रेटिंग जो उनकी लेस चाहिए अगर मुझे, तो यहाँ पे मैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगा दूंगा। ठीक है, और फिर मेरे पास आ जाएगा SSC कैसे काम करता है, हम वो भी देखेंगे अगले वीडियो में। SSC विद स्टोरेज, TCSR और TCSR एंड TSSR ये कैसे काम करता है। ठीक है, ये भी हम देखेंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है ये वाले सारे टॉपिक्स। सो हम उसके अपकमिंग वीडियोस में इसको शॉर्ट कवर करेंगे एक एक करके सारे टॉपिक्स को। ठीक है, और ये मेरे पास आ गया कंबाइंड शंट एंड सीरीज कंट्रोलर, क्योंकि देखो हर एक किसी का एक डिसएडवांटेज है जिसको अगला वाला जो आएगा वो उसको ओवरकम करेगा। तो डिसएडवांटेज को ओवरकम करेगा तभी जाके तो नए नए फैक्ट डिवाइस इन्वेंट हुए हैं। तो लास्ट में मेरे पास आता है UPFC। Hey, hello everyone, welcome to Elite Engineer.
अब इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं थाइस्टर कंट्रोल रिएक्टर। तो बेसिकली थाइस्टर कंट्रोल रिएक्टर होता कैसे है, काम कैसे करता है, इसकी वेवफॉर्म कैसे आती है। वेवफॉर्म आएगी तो हार्मोनिक्स आएंगे, हार्मोनिक्स आएंगे उसको एनालाइज करेंगे, उसको रेक्टिफाई करेंगे और बहुत कुछ देखने वाले हैं हम इसके अंदर। तो बेसिकली ये एक फैक्ट डिवाइस है। तो फैक्ट डिवाइस इसका एक और मिलता जुलता है, वो है हमारा GCSR। ठीक है, गेट कंट्रोल थाइस्टर कैपेसिटर। वो हमारा होता है सीरीज सीरीज फैक्ट डिवाइसेस का पार्ट, और ये है मेरे पास शंट फैक्ट डिवाइसेस का पार्ट। तो चलो पहले थाइस्टर कंट्रोल रिएक्टर को देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो थाइस्टर कंट्रोल रिएक्टर जो है मेरे पास, वो, एक मिनट, लेट मी टेक पेन। हाँ, थाइस्टर कंट्रोल रिएक्टर जो है वो शंट कंपनसेटर का पार्ट है। ठीक है, तो इसके अंदर मेरे पास जो शंट कंपनसेटर जितने भी आते हैं वो कौन कौन से होते हैं, देखो। पहला है थाइस्टर कंट्रोल रिएक्टर, दूसरा है थाइस्टर स्विच रिएक्टर, तीसरा है सेगमेंटेड TCR, चौथा है थाइस्टर स्विच कैपेसिटर। ये सब के सब मेरे पास शंट कंपनसेशन के पार्ट। बेसिकली इसके अंदर जो डिवाइस कंपनसेशन के लिए यूज़ करता हूँ वो है मेरे पास थाइस्टर। ठीक है, अब मैं थाइस्टर यूज़ क्यों कर रहा हूँ बेसिकली, क्योंकि ये हाई पावर रेटिंग के लिए, एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है और इसकी हाई करंट रेटिंग होती है। मीन्स, अब देखो क्या है, हाई पावर हाई करंट रेटिंग के लिए मैं थाइस्टर को यूज़ कर सकता हूँ। सिंपल सी बात में ये है, इसका सिंपल ऑपरेशन है। वैसे कि तो मुझे पता है कि ये सिर्फ हाफ कंट्रोल है, मतलब मैं इसको सिर्फ ऑन कर सकता हूँ, ऑफ नहीं कर सकता, बट इसका ऑपरेशन बहुत सिंपल है एज कम्पेयर टू GTO। क्योंकि मैं GTO जो है GCSC से ना बताया, इसका ही एक डुप्लीकेट पार्ट है। थाइस्टर कंट्रोल रिएक्टर का ही कह सकते हैं दूसरा पार्ट है, वो है GCSC, जो कि सीरीज कंपनसेशन का पार्ट है। उसके अंदर मैं जी का मतलब हो गया GTO। वो GTO का जो है वो थोड़ा टफ ऑपरेशन होता है। क्यों? क्योंकि उसको ऑन भी करना होता है और ऑफ भी करना होता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे बेसिक, बिकॉज TCR जो होता है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है किसका, स्टैटिक वार कंपनसेटर का। जब हम पढ़ेंगे स्टैटिक वार कंपनसेटर, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। थाइस्टर कंट्रोल रिएक्टर जो है उसको मैं क्यों यूज़ करता हूँ, उसको मैं यूज़ करता हूँ टू एब्जॉर्ब द एक्सेसिव रिएक्टिव पावर इन द सिस्टम। देखो, ये मेरे पास हो गया ट्रांसमिशन, ये मेरे पास हो गया सिस्टम लोड हो गया, और ये मेरे पास ट्रांसमिशन लाइन हो गई। अगर इस ट्रांसमिशन लाइन के अंदर एक्सेसिव रिएक्टिव पावर है तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए मुझे क्या चाहिए, रिएक्टर चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक रिएक्टर लगा दूंगा, ताकि यहाँ से जो रिएक्टिव पावर फ्लो करेगी वो इस रिएक्टर से फ्लो करके वो रिएक्टर इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, सिंपल मेथड है इसका। बेसिकली इसमें क्या कहता हूँ, मैं इसको मैं अकेला यूज़ नहीं कर सकता। अगर आप एक बार सोचो कि मैं इसे अकेला क्यों नहीं यूज़ कर सकता, बिकॉज इसका इंडक्टिव नेचर होता है। ठीक है, इसका जो होता है वो इंडक्टिव नेचर होता है, और मेरी ट्रांसमिशन लाइन होती है वो भी इंडक्टिव होती है। आप देखो, इंडक्टिव और इंडक्टिव इफेक्ट जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा सिस्टम पे। तो इसको हमेशा मैं या तो थाइस्टर के साथ यूज़ करूँ, और मैं इसको कैपेसिटर के साथ यूज़ करके SVC में यूज़ करूँ, बिकॉज SVC भी एक बहुत अच्छा काम करेगा। तभी इसकी जो फंक्शनिंग है, तभी आजकल जो हम ट्रांसमिशन लाइन में इसको बहुत कम यूज़ कर सकते हैं, करते हैं एज़ कम्पेयर टू SVC। ठीक है, स्टैटिक वार कंट्रोलर कंपनसेटर। ठीक है, तो नॉर्मली यूज्ड विद TCR। ठीक है, मैं जैसे आपको बताया कि इसमें कैपेसिटर भी यूज़ होगा साथ में, तो अच्छा ये रिएक्टिव पावर कंट्रोल कर सकते हैं। एब्जॉर्ब तो हो गई, और अगर जरूरत पड़ेगी तो सेंड भी कर सकते हैं विद कैपेसिटर। तो थाइस्टर कंट्रोल रिएक्टर कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड एयर कोल्ड रिएक्टर ऑफ इंडक्टेंस सेल एंड अ बाई डायरेक्शनल थाइस्टर वाल्व। मतलब जो इसकी कंस्ट्रक्शन है वो कैसी है, तो देखते हैं। तो देखो, इसकी कंस्ट्रक्शन है, एक रिएक्टर है, ठीक है, जिसके थ्रू IL अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा, और वो IL जो है वो फंक्शन है किसका, अल्फा का। मैं क्या बोल रहा हूँ, अल्फा क्या है आपको मैं बताऊंगा। अल्फा इज अ, जो कंडक्शन करते हैं, देखो ये वेव हो गई, इसका जो डिले एंगल हो गया अल्फा। तो उस अल्फा से, इसके अल्फा के बाद हम जाके इसको शुरू करेंगे थाइस्टर को। देखो, अब मैंने क्यों बोला कि ये IL जो है अल्फा का पार्ट है। देखो, ये मेरे पास हो गया थाइस्टर, ये वाला पार्ट हो गया थाइस्टर का। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं अल्फा डीले, अगर मैं इसको डीले एंगल देता हूँ, मान लो 91 डिग्रीज। ठीक है, 91 डिग्रीज का मैंने डीले एंगल दिया, तो मेरे पास ये 91 डिग्रीज बाद ही ये कंडक्ट करना शुरू करेगा, और तभी जाके इसमें से करंट फ्लो करेगा। ठीक है, अगर मान लो मैंने इसे कंडक्शन दिया ही नहीं, मतलब मान लो मैंने इसको अल्फा को जीरो कर दिया, मान लो मैंने अल्फा को 0 डिग्री दे दिया, अल्फा 0 दिया, मतलब क्या हुआ, तो ये है ही नहीं, मान लो ये ओपन सर्किट हो रखा है। ठीक है, ऑल दो इंडक्टर कनेक्टेड है बट ये ओपन है, तो यहाँ करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो कोई रिएक्टिव पावर एब्सॉर्ब नहीं होगी। सो बेसिकली इसका जो करंट है वो जो अल्फा का पार्ट है, सिंपली कह सकते हो फंक्शन ऑफ अल्फा है। तो अवेलेबल थाइस्टर जो मार्केट में है हमारे पास, वो है 4 kV टू 10 kV इसकी वोल्टेज रेटिंग, और 3 kA एंड टू 6 kA इसकी करंट रेटिंग। तो ये जो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कंसीडर करके ही ये इसकी रेटिंग रखी गई है। ठीक है, तो इसकी बेसिकली कम रेटिंग ही मार्केट में अवेलेबल होंगे आपके पास टू मीट द रिक्वायर्ड वोल्टेज ब्लॉकिंग एंड करंट इन द रियल पावर सीरीज। तो देखो, इसको क्या बोलते हैं कि अगर मुझे कुछ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ करंट और वोल्टेज ब्लॉकिंग को मुझे रखना है अपने सिस्टम के अंदर, तो मैं उसको सीरीज और पैरेलल कनेक्ट में लगा सकता हूँ। तो देखो,
इसके अंदर मैं क्या कहता हूँ, अगर मुझे मान लो हाई वोल्टेज रेटिंग चाहिए, तो हाई वोल्टेज रेटिंग कैसे ले सकता हूँ मैं? अगर बहुत सारे थाइस्टर को मतलब मैं उसको सीरीज़ में लगा देता हूँ, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो अब ये क्या होगा, वोल्टेज होगी इसके पास जो है डिवाइड हो जाएगी। देखो वोल्टेज जो होगी इसके पास डिवाइड हो जाएगी। तो मुझे अब कम-कम वोल्टेज रेटिंग के थाइस्टर चाहिए होंगे। तो ऐसे में वोल्टेज हाई वोल्टेज रेटिंग में इनको मैं ऐसे यूज़ कर सकता हूँ। अगर मुझे चाहिए हाई करंट रेटिंग में, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं पैरेलल में लगा दूँगा। तो देखो, अगर मैंने इसको पैरेलल में लगा दिया 1, ये 2 हो गया मेरे पास, ठीक है? ऐसे सो ऑन कंटिन्यू में लगा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे I1 फ्लो करेगा, यहाँ I2 फ्लो करेगा। तो जैसे मैंने आपको पिछले केस के अंदर बताया कि मेरे पास इसके अंदर मैं इसी हाई वोल्टेज और हाई करंट के अंदर मैं इसे कैसे यूज़ कर सकता हूँ। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मैं पैरेलल में लगाऊंगा तो इसकी जो होगी वो हाई करंट रेटिंग के अंदर यूज़ कर सकता हूँ, और अगर मैं इसको सीरीज में लगाऊंगा तो इसको मैं हाई वोल्टेज रेटिंग के अंदर यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद मैं क्या कहता हूँ कि अगर मेरे को इसको थाइस्टर को, ठीक है, ऑन करना है या ऑफ करना है, ऑफ तो नहीं होगा, ऑन होगा। ऑफ कैसे होगा? तो ऑन तो नॉर्मल पल्स से होगा जब मैं अल्फा डिले एंगल दूंगा। अब ऑफ करना है तो वो ऑफ ऑटोमेटिकली होगा। कैसे? द वायर ऑटोमेटिकली ब्लॉक्स इमीडिएटली आफ्टर द एसी करंट क्रॉसेस जीरो। तो ठीक है, देखो ये मेरे पास एसी वोल्टेज है, मान लो एसी वोल्टेज है। तो इसको अब क्या होगा, जैसे ही ये जीरो क्रॉसिंग पे कट करेगा, जैसे से करंट जो होगा जीरो होगा, तो ये मेरा थाइस्टर वॉल्व जो होगा वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। ये इसका होता है ऑफ करने का तरीका। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो रिएक्टिव पावर अल्फा करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर। अब देखो रिएक्टिव पावर जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर। तो कुछ करंट फ्लो कर रहा है आई एल मान लो, जो कि फंक्शन है किसका, डीले एंगल का अल्फा। और ये जो है किसी को कंट्रोल करेगा, रिएक्टिव पावर फ्लो को, कि मेरी रिएक्टिव पावर कितनी फ्लो करेगी या एब्जॉर्ब करेगी सिस्टम के अंदर या बाय द रिएक्टर। ठीक है, तो करंट इन द रिएक्टर कैन बी कंट्रोल फ्रॉम। अब देखो करंट जो होगा रिएक्टर के अंदर जो आ रहा है, उसे मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ? उसको मैं मैक्सिमम से जीरो तक इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। हाँ, कुछ भी चीज़ होती है मेरे पास कंट्रोल करने के लिए, उसको मैं मैक्सिमम से जीरो में कंट्रोल कर सकता हूँ। तो मैक्सिमम में कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ? जब वैल्व मेरा फुली ऑफ होगा। ठीक है, ये वैल्व है मेरा, ये मेरे पास वैल्व है, अगर मैं इसे फुल्ली ऑफ कर दूंगा, ठीक है, मतलब इसे शॉर्ट सर्किट कर दूंगा, तो सारा करंट यहाँ से फ्लो कर जाएगा। सारा करंट यहाँ से फ्लो कर जाएगा, मतलब वो मैक्सिमम होगा। और अगर मैं इसको ओपन कर दूंगा, देखो इसे मैंने ओपन कर दिया, तो ये जीरो करंट फ्लो करेगा। कम करेगा जब वैल्व बंद होगा, जीरो करेगा जब वैल्व ओपन होगा। तो इसको मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ? बाय फायरिंग एंगल कंट्रोल से इसको मैं मैक्सिमम से जीरो में कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसका आता है फायरिंग एंगल को मैं कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता हूँ, ये मेरे पास पॉइंट है। तो देखो फायरिंग एंगल को मैं वेरी करूँगा फ्रॉम 90 डिग्री टू 180 डिग्री। कैसे, मैं आपको इसको फिगर से समझाता हूँ। ठीक है, तो देखो ये मेरे पास हो गई वोल्टेज अगर, ये मेरे पास हो गया क्या, वोल्टेज अगर। 1 मिनट, लेट मी मार्क इट विद रेड, अच्छा लगेगा रेड से। ठीक है, करंट जो होगा, ठीक है, एक मिनट में पेन चेक करके दिखाऊं आपको जो करंट होगा। ठीक है, देखो ये रहा करंट जो मेरे पास, ये ब्लू से जो मैं करंट को मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, आपका जो करंट होगा वो 90 डिग्री बाद शुरू होगा एज कम्पेयर टू माई वोल्टेज। बिकॉज जो करंट होता है इंडक्टर के अंदर वो हमेशा लैग करता है 90 डिग्री से वोल्टेज को, तो ये 90 डिग्री बाद शुरू होगा। ठीक है, ये देखो 90 डिग्री बाद करंट शुरू हुआ है। अब जो मैं अल्फा दूंगा, जो मैं डेली एंगल दूंगा, वो 90 डिग्री बाद ही तो शुरू होगी। ठीक है, तो मिनिमम मेरे पास होगा 90 डिग्री, और मैक्सिमम मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, मैक्सिमम जा सकता हूँ 180 डिग्री तक। मैंने ये क्यों बोला, क्योंकि देखो 90 डिग्री के बाद आपने इसे अल्फा दिया, डीले एंगल दिया, फायरिंग एंगल दिया, तो ये आ गया मेरे पास अल्फा। उसके बाद अगर आप इसको और बढ़ाते रहेंगे बढ़ाते रहेंगे बढ़ाते रहेंगे, जैसे आप 180 तक जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, ये इसकी जो करंट होगी वो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी। तो कोई यूज़ ही नहीं है 180 डिग्री के बाद फायरिंग एंगल को देने का, क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात, वो जीरो हो गया उसके पॉइंट में। तो इसीलिए इसमें कहा है कि फायरिंग एंगल का जो टीसीआर को वेरी कर सकते हैं, वो 90 टू 180 तक कर सकते हैं। इट कैन नॉट वेरी फ्रॉम जीरो टू 180। मैंने आपको बता दिया कि जीरो से 180 तक हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर जीरो से 180 तक कंट्रोल करने की बात कहते हो तो वो एसी वोल्टेज रेगुलेटर बन जाता है। ठीक है, सो क्लोजर ऑफ थाइस्टर वाल्व इज डीलेड विद रिस्पेक्ट टू द पीक ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, तो देखो एक मिनट मैं पेन चेंज करके दिखाऊँ आपको। ये देखो ये मेरे पास हो गया क्या, पीक ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, ये क्या है, पीक ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, जिसपे कि मैक्सिमम वोल्टेज का पीक है। तो अल्फा को मैं इसके यहाँ से नापूंगा। ठीक है, क्लोजर ऑफ थाइस्टर वाल्व इज डीलेड विद द रिस्पेक्ट टू द पीक ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। पीक ऑफ अप्लाइड वोल्टेज से कितना डिले हुआ है, वो मेरे पास होगा डिले एंगल अल्फा। और इसका जो बीच वाला पार्ट है, मतलब ये और ये कंडक्शन इसमें हो रहा था हिस्सा, इसको मैं कहूँगा कंडक्शन एंगल, जिसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा सिग्मा से। ये देखो ये वाला पार्ट है, ठीक है, समझे, ये हो गया सिग्मा, दैट इज माई कंडक्शन एंगल। एंड दिस ड्यूरेशन ऑफ द करंट कंडक्शन इज कंट्रोलेबल। और ये जो ड्यूरेशन है करंट कंडक्शन की, जिसके अंदर की मैं थ्रेशोल्ड को ऑन या ऑफ करूँगा, वो कंट्रोलेबल है बाय डिले एंगल अल्फा। ठीक है ना, और तो और इसमें एक ऑफसेट भी आता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये ऑफसेट क्या है, देखो ये है मेरा ऑफसेट, ये है ऑफसेट। ठीक है,
अब ये क्या ऑफसेट मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं आपको आगे बताऊंगा, कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं आगे बताऊंगा। तो देखो ये मेरे पास आ गया वेव फॉर्म फॉर द नेगेटिव हाफ। पहले मैंने बात करती पॉजिटिव हाफ की, ये है नेगेटिव हाफ। नेगेटिव हाफ में सेम होगा, आफ्टर मैक्सिमम पीक ऑफ अप्लाइड वोल्टेज से मैं डीले एंगल को देखूँ कितना डीले एंगल आ रहा है, अल्फा। ठीक है, ये मेरे पास हो गया डीले एंगल, और ये डीले एंगल हो गया, और ये मेरे पास हो गया कंडक्शन एंगल। यहाँ से यहाँ तक मेरे पास हो गया क्या, कंडक्शन एंगल। सेम है, पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ सेम है, कुछ भी नहीं करना। अब आप देखेंगे करंट फ्लोइंग इन द थायरिस्टर वाल्व, जब वो कंडक्ट कितना फ्लो कर रहा है। तो वोल्टेज की बात मैं करता हूँ, तो वोल्टेज जो होगी वी एम कॉस ओमेगा टी होगी। अरे आप कहोगे मैंने तो साइन बोला था, नहीं, हम वोल्टेज को कॉस ओमेगा टी मानेंगे, बिकॉज कैलकुलेशन ईजी हो जाएंगी इससे, और कुछ नहीं। तो अगर मैं पॉजिटिव हाफ का मानता हूँ, मतलब पॉजिटिव हाफ कौन सा, ये वाला जो साइकिल मैंने कंसीडर किया है, अगर मैं इसको मानता हूँ, मैं क्या कहता हूँ कि V जो होता है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर का होता है एल डी आई बाई डी टी, वी इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। और अगर मैं I निकालता हूँ यहाँ से, तो I कितना होगा, I इज इक्वल टू वन बाई एल इंटीग्रल एल्फा से कहाँ तक वेरी करेगा, ओमेगा टी तक वेरी करेगा। ठीक है, ये देखो अल्फा से ओमेगा टी तक वेरी करेगा। अगर आप पीछे केस में देखेंगे तो अल्फा से ओमेगा टी तक वेरी करेगा। ठीक है, वी टी डी टी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, वोल्टेज होगी वो वी टी होगी। वोल्टेज वी टी क्या है, वी एम कॉस ओमेगा टी। वी एम कॉस ओमेगा टी अगर मैं यहाँ डालता हूँ और इसको मैं इंटीग्रेट करता हूँ, तो मेरे पास कुछ ये आ जाएगा। आप करके देख सकते हैं, बहुत ईजी कैलकुलेशन है। कोई डिफिकल्टी हो तो आप बता सकते हैं, आई विल सॉल्व। तो उसको अब मैंने बताया कि आई एल एल्फा जो है वो वैलिड कहाँ से कहाँ तक है, एल्फा टू पाई। मैंने आपको बताया कि इसका जो कैलकुलेशन है वो एल्फा से पाई माइनस एल्फा के लिए यूज हो रहा है, पाई माइनस एल्फा मतलब यहाँ तक। तो ये ऐसा कुछ है एल्फा से ओमेगा टी, जिसके बीच में हमने इसे इंटीग्रेशन किया है। ठीक है, ये उसी के लिए ही वैलिड है। तो करंट इज बाय एन ऑफसेट ऑफ, तो इससे इस इक्वेशन से मुझे क्या पता चला, इस इक्वेशन से मुझे पता चला जो करंट है इसका ऑफसेट है कुछ, मतलब कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट आ रहा है। वो कितना आ रहा है, वी एम बाई ओमेगा साइन अल्फा। तो ये में हो गया उसका ऑफसेट। ठीक है, ये हो गया उसका ऑफसेट, दैट इज अल्फा टू पाई। सिंपल है, इजी टू लुक है, समझ में भी आ रहा है। ठीक है, उसका आएगा डीले एंगल। डीले एंगल क्या है, अल्फा, और सिग्मा इसमें कंडक्शन एंगल, जैसे मैंने आपको बताया। सिग्मा क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का सिग्मा हो जाएगा मेरे पास कंडक्शन एंगल। ये क्या होगा, टू पाई माइनस अल्फा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या कहूँगा, डीले एंगल अगर बढ़ेगा, अगर डीले एंगल बढ़ेगा तो कंडक्शन एंगल घटेगा, कंडक्शन एंगल घटेगा तो रिएक्टर का करंट घटेगा। ठीक है, मतलब अगर अल्फा कम होगा, अल्फा कम होगा, अगर अल्फा कम होगा तो ये कम होगा, सिग्मा कम होगा, सिग्मा कम होगा तो रिएक्टर के अंदर करंट जो फ्लो करेगा वो कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और अगर एट अल्फा इक्वल टू पाई बाई टू करता हूँ, अगर अल्फा इक्वल टू यहाँ मतलब पाई बाई टू डालता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये पूरी टर्म जो होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। तो ऑफसेट मेरा क्या हो जाएगा, एट दिस पॉइंट मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसमें क्या कहता हूँ कि वी एम बाई ओमेगा एल एट दिस बोथ द कंडक्शन करंट एंड द रिएक्टर, मतलब जो कंडक्शन एंगल है दैट इज सिग्मा, एंड जो रिएक्टर के अक्रॉस करंट फ्लो कर रहा है वो जीरो हो जाएगा, और ये कोई पावर एब्जॉर्ब नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। तो दो पैरामीटर है मेरे पास, अल्फा और गामा, अल्फा और सिग्मा, वो दोनों आपस में एक दूसरे इक्वलेंट है। तो टीसीआर को जो मैं करेक्टराइज करता हूँ वो अल्फा और गामा में मैं कर सकता हूँ, सिंपल है। अल्फा इक्वल टू जीरो की बात करता हूँ, मतलब कोई भी इसमें डीले एंगल नहीं दिया, मतलब ये पीक ये रहा मेरे पास, तो वो जीरो से शुरू हो रहा है। ठीक है, में ये मेरे पास हो गया पीक, उसका 30 डिग्री बाद मैंने उसे कंडक्शन शुरू किया है, तो अल्फा मेरे पास हो गया 30 डिग्री। और अब ये वाला आता है कंटिन्यूस फायरिंग एंगल। कंटिन्यूस फायरिंग एंगल में होता क्या है मेरे पास, देखो कंटिन्यूस फायरिंग एंगल में क्या है कि मैं कंटिन्यूसली फायरिंग एंगल दूंगा, पहले अल्फा इक्वल टू जीरो, फिर अल्फा इज इक्वल टू अल्फा वन, फिर अल्फा इज इक्वल टू अल्फा टू, फिर अल्फा इज इक्वल टू अल्फा थ्री, एंड अल्फा इज इक्वल टू अल्फा फोर, एंड सो ऑन। इससे क्या होगा, मेरा करंट जो होगा, इसमें मेरा करंट जो होगा वो डैम्प होएगा, मतलब पहले इतना था करंट, फिर देखो थोड़ा कम हुआ, उसका देखो फिर कम हुआ, ऐसे कम हुआ, ऐसे कम होते होते ये डैम्प आउट हो जाएगा लास्ट में। तो इसका हम कब यूज़ करते हैं, फॉर डैम्पिंग पर्पस। वो कैसे होगा वो आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, तो देखो अगर मैंने ऐसे यूज़ किया है इसको कंटिन्यूस फायरिंग एंगल से, मुझे इससे पता चला, या फिर मैंने इसे जो अल्फा 30 डिग्री यूज़ किया, तो इससे क्या होगा, मेरे पास हार्मोनिक आएंगे, बिकॉज शॉर्ट नहीं है, परफेक्ट नहीं है, मतलब क्या हुआ, कुछ परफेक्ट नहीं होगी तो हार्मोनिक्स आएंगे। तो रिएक्टर के अंदर जो करंट फ्लो करेगा हाफ साइकिल के अंदर, पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर, वो मेरे पास कितना था, आई एल इज इक्वल टू वी एम बाई ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस साइन अल्फा, जिसमें अल्फा की वैल्यू कितनी थी, ओमेगा टी से, मतलब ओमेगा टी की कितनी वैल्यू थी, अल्फा से माइनस अल्फा। ठीक है, अब इसमें क्या करूँगा, फाइंड द फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ फोरियर सीरीज। अब इसे फंडामेंटल कंपोनेंट फाइंड करूँगा कितना होगा फोरियर सीरीज से। फोरियर सीरीज आपको पता है कितना होता है, समेशन ऑफ ए एन कॉस एन ओमेगा टी बी एन साइन एन ओमेगा टी। अब मैं इसे फंडामेंटल निकालूंगा, एन की वैल्यू को 1 डाल दूंगा, मैंने एन की वैल्यू को 1 डाल दिया इधर इधर। ठीक है, तो उसमें मुझे चला ए वन की वैल्यू हो गई जीरो, बिकॉज ऑड हाफ वेव सिमेट्री आ गई, क्वार्टर वेव सिमेट्री आ गई। जब मुझे पता है ऑड सिमेट्री आ गई और क्वार्टर वेव सिमेट्री आ गई, ऑड का मतलब क्या होता है, सिर्फ साइन का कंपोनेंट आएगा, कॉस का नहीं आएगा। तो इसमें क्या होगा, बी वन वाली टर्म आएगी। अब बी वन को मैंने निकालने के लिए, बी वन का फॉर्मूला क्या होता है, टू बाई पाई अल्फा टू पाई माइनस अल्फा आई ओमेगा टी साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ठीक है,
आई ओमेगा टी मेरे पास क्या था, आई ओमेगा टी वी एम साइन ओमेगा टी माइनस साइन अल्फा, ये वाली टर्म थी, ठीक है। तो इस वाली वैल्यू को उठा के मैंने यहाँ डाल दिया, इसको मैंने उठा के यहाँ डाला और इसको ये आ गया मेरे पास, और इसको मैंने यहाँ पे साइन साइन ओमेगा टी डाल दिया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी साइन अल्फा साइन ओमेगा टी। इस अगर इंटीग्रेशन को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, टू बाई पाई वी एम बाई ओमेगा एल, ये पूरी टर्म आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाले बी वन को उठा के अगर मैं यहाँ डालता हूँ, इस वाले बी वन को उठा के, देखो मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ को, अगर मैं यहाँ डालता हूँ बी वन को, तो मेरे पास आई एल ओमेगा टी मतलब करंट जो होगा फंडामेंटल कंपोनेंट, कितना आ जाएगा, टू बाई पाई, मतलब ये वाली पूरी टर्म आ जाएगी पूरी की पूरी, इसके साथ एक साइन ओमेगा टी की टर्म ऐड जाएगी, बिकॉज हम बी वन निकाल रहे थे, बी वन, ये हम बी वन निकाला था, बी वन के बाद हमने यहाँ इसमें टर्म डाल दी, तो मेरे पास फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ करंट आ गया। आता है पीक करंट, पीक करंट कैसे निकालूंगा, पीक करंट कैसे निकलेगा मेरे पास, जो मेरे पास ये वाली टर्म थी, इसके अंदर अगर मैं साइन ओमेगा टी हटा देता हूँ तो मैं पीक करंट, पीक कंपोनेंट बचता है, तो ये मेरे पास हो गया पीक कंपोनेंट। अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, मतलब क्या हुआ कि देखो पीक ऑफ एल्फा, तो ये आ गया वी एम, और ये पूरी टर्म को अगर मैं ले लेता हूँ, ठीक है, एक मिनट, वन मिनट, यस, अगर मैं पूरी टर्म को ले लेता हूँ तो मेरे पास कितना हो जाएगा बी एल, तो ये हो जाएगा बी एल, और बी एल इजल टू बी एल मैक्स, और ये वाली टर्म मैं लिख सकता हूँ, और बी एल मैक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन बाय ओमेगा एल, वन बाय ओमेगा एल, फाइन ना। इसमें कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन दिस वन मोर टाइम, फाइन। एक्सप्रेशन ऑफ एडमिटेंस इन द कंडक्शन एंगल सिग्मा, अगर मैं अल्फा की बात करता हूँ तो देखो मेरे को पता था मेरे पास सिग्मा क्या था, सिग्मा कितना था मेरे पास, पाई माइनस टू अल्फा, इसमें सिग्मा मैं कह सकता हूँ, सिग्मा क्या था, पाई माइनस टू अल्फा, बिकॉज देखो ये बस हो गया कंपोनेंट, ये बस हो गया अल्फा, तो और मुझे पता है कि देखो ये हो गया मेरे पास कितना पाई, तो मेरे पास जो कंडक्ट कर रहा था, देखो अब मैं दिखाता हूँ, ये देखो ये बस कंडक्ट कर रहा है कहाँ तक, तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक मेरे पास पूरी वेव थी, ये मेरे पास हो गया क्या सिग्मा, ये हो जाएगा सिग्मा, तो सिग्मा हो जाएगा पाई, पाई मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, पाई माइनस ऑफ टू अल्फा, ये एक अल्फा हो गया, ये एक अल्फा हो गया, पाई माइनस टू अल्फा, ठीक है। तो ये मैंने बताया पाई माइनस टू अल्फा, तो इस वाले फॉर्मूले को उठा के अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन में डाल देता हूँ, तो बी एल मैक्स यहाँ से निकल जाएगा, बी एल इजल टू बी एल मैक्स, मेरे पास ये इक्वेशन निकल जाएगी, करके देख सकते हैं आप, इजी है कैलकुलेशन, ऐसा कोई टफ नहीं है। आई एल वन जो मेरे पास पीक आएगा जो कि कंपोनेंट है अल्फा का, दैट इज वी एम इंटू बी एल, बी एल इजल टू बी एल मैक्स, ये टर्म आ गई। इससे क्या पता चलता है मुझे, ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि जैसे कि अगर मैं, ठीक है, वन मिनट, लेट मी चेंज द पेन, हाँ, ये पता चला कि अगर अल्फा बढ़ेगा, मतलब अगर यहाँ से अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी तो बी एल की वैल्यू कम होगी, बिकॉज अल्फा बढ़ेगा तो नेगेटिव टर्म बढ़ेगी, नेगेटिव टर्म बढ़ेगी तो बी एल जो होगा वो घटेगा, बी एल घटेगा मतलब करंट घटेगा, मतलब करंट घटेगा मतलब रिएक्टिव पावर जो एब्जॉर्ब होगी वो घटेगी, बी एल घटेगा, करंट कैसे घटेगा, क्योंकि मेरे पास एक रिलेशन था बी एल और करंट का, देखो ये रहा, बी एल कम होगा, ये करंट कम होगा, ठीक है, उससे क्या होगा रिएक्टिव पावर जो एब्जॉर्ब होगी वो कम होगी। सिमिलरली अल्फा कम होगा, टीसीआर का एडमिटेंस इंक्रीज होगा, देखो ये अगर कम होगा तो ये वाला नेगेटिव टर्म कम होगी, बी एल की वैल्यू बढ़ेगी, करंट जो होगा बढ़ेगा और रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब होगी वो बढ़ेगी, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, अगर मैं वेरी करूंगा अल्फा को तो मैं स्मूथली कंट्रोल कर सकता हूँ क्या रिएक्टिव पावर कितनी एब्जॉर्ब होगी, बाय टीसीआर, ठीक है, बाय टीसीआर, फाइन, इट्स इजी। उसके बाद ये मेरे पास होता है करंट का रिलेशन विद डिले एंगल कंट्रोल, अगर मैं इसको एक्सेल शीट में बनाऊंगा तो मेरे पास ये कुछ ऐसा कर्व आएगा, मैं ऐसा कैसे कह रहा हूँ क्योंकि मैंने इसे बनाया, अगर आप चाहें तो मैं आपको, बेसिकली ये है मेरे पास कर्व, ठीक है, जो मेरे पास कर्व आया है, जिसको मैंने ये ड्रॉ किया था अपने असाइनमेंट के लिए, फाइन। तो इसका ना मैंने डिफरेंट वैल्यूज लेके इसको प्लॉट किया है इस कर्व को, तो ये सेम कुछ ऐसा ही आया है जैसे हम इसमें चाह रहे हैं करंट का आए, ये मैंने बनाया था जीसीएससी के लिए, और ये मेरे पास आया किसका, टीसीएसआर, टाइस्टर कंट्रोल रिएक्टर के लिए, टीसीआर के लिए, फाइन, हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं। उसके बाद जो मेरे पास आएगा वो आएगा कि जो मेरे पास थाइस्टर कंट्रोल रिएक्टर का एडमिटेंस है इसका, ठीक है, वो एडमिटेंस मैक्सिमम कब होगा, जब वो मैक्सिमम वोल्टेज होगी इसके अक्रॉस, मैक्सिमम करंट होगा, ठीक है, और इसका जो रेंज है वो मैंने डिफाइन कर दिया इस एरिया के अंदर, वो इस एरिया के अंदर ही लाई करेगा। उसके बाद अगर मैंने इसका हार्मोनिक एनालिसिस जब किया था तो मुझे क्या पता चला था, व्हेन वी चेंज अल्फा सो वी हैव डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट पावर फैक्टर, ठीक है, तो अगर अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो नॉन साइनसॉइडल करंट वेव फ्लो करेगा रिएक्टर के अंदर, कंपोनेंट फ्लो करेगा, प्लस साथ में कुछ हार्मोनिक्स भी आ रहे थे। उसके बाद आएगा हाफ वेव सिमेट्री, आठ हार्मोनिक प्रेजेंट थे, एम्पलीट्यूड जो कि फंक्शन था अल्फा का, मैंने अब ये इसमें एनालाइज किया था हार्मोनिक एनालिसिस के अंदर, ठीक है। एन था 2k प्लस माइनस 1 था, उसका के की वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 4, जब हम बढ़ाएंगे तो डिफरेंट हार्मोनिक्स प्रेजेंट होंगे, जिसमें से मुझे पता चला हार्मोनिक एनालिसिस करने के बाद कि
जो डोमिनेंट हार्मोनिक था, जो डोमिनेंट हार्मोनिक है, वो थर्ड हार्मोनिक है। जैसे मैंने आपको अभी एक्सेल शीट बताई, एक्सेल शीट से ही आप इसको भी बना सकते हैं, ठीक है? बाय वेरिंग डिफरेंट डिले एंगल और ये फंडामेंटल कंपोनेंट। उससे हमको चला कि फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ थर्ड हार्मोनिक ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू माय फंडामेंटल कंपोनेंट, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, अब थर्ड हार्मोनिक को रिमूव करना है। अब इसको रिमूव करने के क्या-क्या मेथड्स हैं वो देखेंगे। अब वो मेथड टू डिक्रीज़ हार्मोनिक के लिए पहला तो है कि मैं उसको डेल्टा कनेक्शन में लगा दूँ 3 फेज़ टीसीआर को। मतलब कुछ ऐसा बना दूँ, ठीक है? ये बस होगा डेल्टा कनेक्टेड ऑफ टीसीआर। क्या होगा मैं बताता हूँ। सेकंड मेथड है मल्टी फेज डेल्टा कनेक्टेड इन 3 फेज टीसीआर। मतलब मल्टीपल्स, मतलब पल्स नंबर अगर मैं इंक्रीज करूँगा किसी का, तो हार्मोनिक्स जो होंगे वो मेरे डिक्रीज होते हैं, मुझे पता है। तो मैं अगर पल्स नंबर बढ़ाऊँगा तो 6 के प्लस माइनस 1, 12 के प्लस माइनस 1, ऐसे हमारे कन्वर्टर्स के भी पल्स नंबर बढ़ते रहते हैं, हार्मोनिक कंटेंट कम होता रहता है। थर्ड मेथड है सेगमेंटेड टीसीआर। सेगमेंटेड टीसीआर इज़ अ मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड जब हम यूज़ करते हैं इसको अपने ट्रांसमिशन लाइन के अंदर, बिकॉज़ ये मेथड हमारा जीसीएसआर के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है? तो चलो देखते हैं। हमारे पास इसको डेल्टा कनेक्शन में लगा दो। डेल्टा कनेक्शन लगाने से क्या हुआ? इन अ थ्री फेज सिस्टम, 3 सिंगल फेज थाइस्टर्स आर कोल्ड रिएक्टर आर यूज्ड, ठीक है? देखो, मैंने 3 इंडिविजुअली, देखो ऐसे ये 1, 2 और 3 मैंने थाइस्टर को अपना डेल्टा कनेक्शन में लगा दिया, जिसके अंदर कि मैंने अंडर बैलेंस कंडीशन ट्रिपल एनहार्मोनिक्स मतलब 3, 9, 11, 15 15 एंड सो ऑन इन डेल्टा कनेक्टेड टीसीआर। अब देखो क्या होगा, जैसे मान लो हार्मोनिक्स आएँगे 3, 9, 15, अब वो क्या होगा, वो अंदर डेल्टा कनेक्शन के अंदर ही वो हार्मोनिक्स फ्लो करेंगे। वो ट्रांसमिशन लाइन में नहीं जा पाएँगे। तो इसलिए ये जो होगा, ये ट्रिपल हार्मोनिक्स को ब्लॉक कर देगा, ठीक है? उसके बाद मैंने क्या किया, रिएक्टर को भी मतलब बाइफरक्चुएट कर दिया। तो इससे क्या हुआ मेरे पास कि रिएक्टर जो था मेरे पास, उसको मैंने जब डिवाइड कर दिया 2 हिस्सों में, तो मान लो अगर एक साइड शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो रिएक्टर जो है प्रिवेंट करेगा अदर साइड उसको जाने में। देखो रिएक्टर इज़ बाइफरक्चुएटेड ऑन ईदर साइड ऑफ द एसी वोल्टेज। आधा आधा डिवाइड कर दिया। सो इफ अ शॉर्ट सर्किट अकर्स ऑन वन साइड ऑफ द रिएक्टर, अगर एक साइड शॉर्ट हो जाएगा, तो वो दूसरा वाला जो होगा, दूसरा पार्ट जो होगा, वो उसको रेक्टिफाई कर देगा, प्रिवेंट करेगा शॉर्ट सर्किट, मतलब हाई करंट फ्लो करेगा। हाई करंट फ्लो करने में, तो वो हाई करंट नहीं फ्लो करने देगा मेरे सिस्टम के अंदर। तो प्रिवेंशन की तरह काम करता है ये। उसके बाद अगर मैं पल्स नंबर बढ़ाता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया सेकंड मेथड क्या था, मल्टी पल्स डेल्टा कनेक्टेड थ्री फेज टीसीआर। इसी डेल्टा कनेक्शन के अंदर अगर मैं पल्स नंबर बढ़ाऊंगा मतलब ऑल द नॉन ट्रिपल हार्मोनिक्स लाइक, मैं 6 पल्स यूज करूंगा तो 2 के प्लस माइनस 1 होगा। तो पहले था, हो जाएगा 6 के प्लस माइनस 1। तो अब कौन-कौन से हार्मोनिक्स बचेंगे? 5, 7, 11, 13, 9, 19। तो आप उसको देखो कि ये जो है बहुत कम है। थर्ड हार्मोनिक्स की संख्या ज़्यादा थी, बाकी सबकी हार्मोनिक्स कम थे, तो ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं डालेगा। और अगर मैं और यूज़ करता हूँ, 12 पल्स यूज़ कर लेता हूँ मान लो, वो इम्प्रूव तो करेगा मेरी वेवफ़ॉर्म को, नो डाउट। बट अब वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी भाई। हार्मोनिक्स तो चल कम कर दिए, मगर वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी सिस्टम की। अब मैं ऐसा थोड़ी करूँगा कि पैसे बढ़ा के अपने सिस्टम की जो मतलब जो हार्मोनिक्स इतना ज़्यादा है नहीं सिस्टम के लिए, इफ़ेक्ट नहीं कर रहा, उसको मैं ऐसे पल्स नंबर से इंक्रीज़ करके करूँ। उसके लिए मैं फ़िल्टर्स भी यूज़ कर सकता हूँ और उस फ़िल्टर्स का जो साइज़ होगा वो बहुत कम होगा, ठीक है? उसका आता है सेगमेंटेड टीसीआर। सेगमेंटेड टीसीआर क्या है? अनदर मेथड टू डिक्रीज़ द हार्मोनिक्स इज़ यूजिंग द सेगमेंटेड टीसीआर। सेगमेंटेड टीसीआर में क्या करता हूँ, तो देखो, ये मेरे पास एक टीसीआर था, एक टीसीआर। ऐसे ही मैं बहुत सारे टीसीआर लगा देता हूँ। ऐसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, ठीक है? तो इसमें मैंने क्या किया, देखो इसमें मैंने क्या किया, ईच टीसीआर जो होगा, मतलब हर एक टीसीआर है वो एब्ज़ॉर्ब करेगा कितना, अगर मान लो ये रिएक्टिव पावर क्यू एब्ज़ॉर्ब कर रहा था, 1 थाइस्टर, तो मान लो मैंने एम थाइस्टर लगाए हैं, तो हर एक जो थाइस्टर है वो क्यू बाय एम जो है रिएक्टिव पावर एब्ज़ॉर्ब करेगा, ठीक है? इतना तो कॉमन सेंस की बात है, ये हम कह सकते हैं। ईच थाइस्टर एब्ज़ॉर्ब क्यू बाय एम ऑफ टोटल रिएक्टिव पावर। और जो मैग्नीट्यूड ऑफ हार्मोनिक होगा वो 1 बाय एम फैक्टर से भी डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज़ हमेशा देखो, एम हमारे पास टोटल टीसीआर है, अगर एम टीसीआर है तो of TCR with TSC को हम यूज करते हैं मेनली। ओनली वन ऑफ द एम थाइस्टर इज अ डीले एंगल कंट्रोल, ठीक है? अल्फा कंट्रोल मैं सिर्फ एक ही रखूंगा, तो उससे क्या हो जाएगा, स्विचिंग लॉसेस भी मेरे मिनिमम हो जाएंगे, फाइन। तो उससे क्या होगा, रिएक्टर जो होगा, बाकी सारे जो रिएक्टर है, देखो इसमें क्या है, एक रिएक्टर को मैं सिर्फ डीले एंगल कंट्रोल दूंगा, मतलब एक रिएक्टर को मैं अल्फा कंट्रोल दूंगा और बाकी सब जो है एम माइनस वन रिएक्टर है, उनको या तो फुल्ली ऑन कर देता हूँ या फिर मैं उनको फुल्ली ऑफ कर देता हूँ। उससे क्या होगा, लॉसेस कम होंगे। वो कैसे काम करेगा हम इस वेवफॉर्म से समझते हैं। बहुत ईज़ी वेवफॉर्म है। देखो, ये मेरे पास हो गया I1, मतलब ये वाला जो फर्स्ट वाला था, ये बस ये वाला हो गया। इसके अंदर से जो करंट फ्लो करेगा, इसमें कैसे होगा, मान लो मैंने इसको इस पल्स में यहाँ पे जाके इसको मैंने बंद कर दिया और मतलब ये 1 साइकिल बाद बंद कर दिया, ऐसे कह सकते हैं हम। सेकंड वाले थाइस्टर को मैंने 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, 3 साइकिल मैंने इसको बंद कर दिया सेकंड वाले को। थर्ड वाले को मैंने कब बंद किया? थर्ड वाले को मैंने बंद किया 1, 2, 3, 4
फोर्थ साइकिल में मैंने थर्ड वाले को बंद कर दिया और फोर्थ वाले को मैंने क्या किया, अल्फा कंट्रोल दिया। फोर्थ वाले को जब मैंने अल्फा कंट्रोल दिया तो देखो अल्फा कंट्रोल दिया, ये अल्फा कंट्रोल है, ठीक है, ये अल्फा कंट्रोल है ना, देखो करंट की वेवफॉर्म को देखो, तो ये करंट वेवफॉर्म को मैंने अल्फा कंट्रोल दिया। अब इस सबको जब मैं ऐड कर दूंगा, टोटल करंट जो आएगा मेरे पास, तो टोटल करंट की वेवफॉर्म क्या बनेगी, ये कुछ ऐसे आएगी, जो कि डैम्प आउट होगा, जो कि डैम्प आउट होगा। फाइन, तो मैं जब करंट की डिमांड पर यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो देखो ये डैम्प आउट हो रहा है, ये डैम्प आउट हो रहा है एज पर इंक्रीजिंग साइकिल। साइकिल बढ़ेगी तो मेरा करंट जो होगा वो डैम्प आउट होगा। In this video, I'm going to explain GCSC. What is the meaning of GCSC first of all? GCSC means GTO controlled series capacitor. So as the name suggests, series capacitor which is connected with the GTO and we are able to control that GTO. So see, this is my capacitor which is connected in series with the transmission line and that is controlled by GTO. This is a name. So before jumping to this, we will see what we are going to study in this course. This is my content. First of all, we are going to see my introduction to series compensation, then the concept behind the series compensation. After that, we'll jump to GCSC, which means GTO controlled series capacitor. After that, working of what is the working of it, how it is working, then VI characteristic. Then after studying VI characteristic, we'll come to know that harmonics will come into picture. And then after that, how to eliminate that harmonics. Then there are any other device except GCSC also we are going to see, and what is the Indian scenario and the world scenario in this fact device context, and then application, and after that reference from where I took this material. So let's begin. First of all, we are going to see introduction to series compensation. Before going to series compensation, I would like to tell that we were having our shunt compensation. What was ineffective in the shunt compensation was it was not able to control my actual transmitted power, that is my real power, which is very important for our system. But it maintains the voltage regulation at the receiving end and the flow of reactive power. It was properly maintaining the reactive power at the receiving end and the voltage profile. It was properly regulating. But what it was not properly regulating was my active power. So then our series compensation came into picture. So how the series compensation will help in the active power compensation or controlling our active power, we will see that. We know active power P is equal to V1 V2 by X into sine delta. So to control this P, either we have to control this sending end voltage V1 or receiving end voltage V2 or the line reactance X or my sine delta. Not sine delta, only delta. That is the angle between the end voltage of the line, that is Vs and Vr. So by controlling X and delta, we can basically, by controlling X and delta, we can control our real power. So series capacitor then we developed to cancel a portion of the reactive impedance. Means, and then after that only we developed our X, that is a series capacitor that was able to cancel my X value. Means I have some line that has my impedance X. If I insert my series capacitor in the transmission line, so it will reduce my X. Let's take this name as X effective, which is equal to X minus of XC, where XC is the impedance of transmission line. So this will be negative. So total line impedance would be lesser than this impedance what was earlier. So series compensation effective in decreasing the value of X. If X value means impedance value will decrease, so power value will increase, that is the active power. Fine, but it has a limitation. Every good thing has also limitation. In this limitation is it will inject the subharmonic oscillations. So we have to eliminate this subharmonic elimination. We will see how to eliminate in the upcoming lectures. So variable series compensation is highly effective in both controlling the power flow in the line and in improving the stability. Then we can use a variable series compensation for controlling my power flow in the transmission line and improving the stability. Then if we use a series compensation, we can get the maximum power flowing through our transmission line and also improve in our stability. We will see by the following curve the concept of the series compensation. So what is my concept behind series compensation is, first of all we will see aim, what we have already discussed, that aim is to decrease the value of the series transmission impedance from the sending end to receiving end. This value was X, so we have to decrease the value of X to increase the power. This is only the aim. We know my power formula is V square by X into sine delta, so we can see how to decrease it now. So first of all, we'll consider a two machine model with a series impedance. When we consider our two machine model with only our with uncompensated transmission line, we can represent this system as like this. This is my X and this is my Vs, this is my Vr, and I will join like this. This is my two machine model without series compensation.
With series compensation, it is something like this. What I will do in this case is, I will divide the transmission line, that is series transmission line impedance, into two, that is x by 2 and x by 2. And after that, if I add the series compensation, so I will add half in the left hand side, half in the right hand side, so that if sometimes excess current flow, so if like this, if this part will become short circuit, this part should handle that short circuit current. That's why we are dividing this into half. So if we calculate the voltage, so voltage will be divided into like one, first in this case voltage will be there, and second in this case. If we consider the reactance series line inductor voltage, so Vx, I can write this as 2 Vx by 2. If Vx by 2, V of x by 2 is the voltage across this, and V of x by 2 is also voltage across this. So total series inductor will have Vx is equal to 2 Vx by 2. So effective transmission line impedance, X effective will be x minus of xc, where x effective, how can I calculate x effective? If I take my x common from this equation, so what it will become, my 1 minus of xc by x, where I can write this xc by x as a value k. What is my k? K is my degree of series compensation. So k is my degree of series compensation, and it can be varied from 0 to 1. So we can draw the phasor diagram. First of all, I will draw the phasor diagram of my uncompensated line which I discussed here. So for drawing the uncompensated line, so I know this is my uncompensating line, like this is my Vs, and this is my transmission line impedance, that is my Ax, and this is my Vr. If I draw Vr angle 0 I will take, and this I will take as Vs angle del. So if I draw this phasor diagram, how I will draw? See, this is my Vs, this is my Vr, which has the angle difference of del. And if I divide this x into 2, I will write here x by 2 and here also x by 2, and midpoint voltage is Vm. Midpoint voltage is Vm. So I will draw one midpoint voltage, that is Vm, and some current is flowing, that is equal to I. Some current is flowing here, that is equal to I. So here one voltage will appear, that is equal to Vx, which is appearing across the line inductance, that is equal to Vx. So what I can say is, how I drawn this phasor is, if I want the Vs, if I want this phasor diagram, I can apply the KVL. How KVL? See, this is my input, so input supply Vs. Vs is equal to, this is my Vr. Vs is equal to this is equal to Vx. So Vs is equal to Vx plus Vr. So Vs is equal to Vr plus Vx. I can type like this also. So from this I have drawn this phasor. Now taking this phasor into consideration, I will make my phasor for my compensated transmission line, where I have used xc by 2 at the two sides. So I already told this is my Vs. First I will draw this Vs, then I will take this as my Vr, what I told Vr, and in between I have Vm, that is my midpoint voltage, this is my Vm, and the current flowing is my I. So if there is no compensation, I can directly make this as my Vx, but we have our series compensation at the two end. So what I will do is, my this voltage will oppose the voltage of already appearing across inductor. What I'm saying is, if I apply my series compensation, what it will do, it will apply a reverse voltage that is already applying in my series line impedance, means X. Xc will make some voltage which is negative of that of already applying across the transmission line impedance, that is my Vx. So as I have divided series impedance into two half, one here and one here, so two negative voltage will appear, one here and one here. So this is my negative voltage which is appearing across here. I'll make my now it is clear. So what I was saying is, these two voltage will appear now. This is 1 and this is 2. Then after that, if I add this part, then I will get one voltage that is equal to Vx, which is appearing across my inductor, which we have already seen here, which is a series line inductor, voltage across a series line inductor. So now we will calculate my Vs. I know Vs is equal to Vr is equal to V, means this is voltage here is equal to this voltage here and this voltage. So I can calculate my current. What is my current? If I say this Vs as an angle of delta and this Vr at an angle of 0 for flowing of active power from the sending end to receiving end.
So I can calculate my current from here, that is equal to V angle del minus V angle 0 divided by x1 minus k. Why x1 minus k? Because from here x effective, because of adding my series capacitor in the transmission line. Then if I solve this, what I'll get is 2V x1 minus k sine del by 2. From here I can calculate my active and the reactive power component, that is Vs into Is conjugate, that is V angle del, and current, I will take current from here and do its conjugate. From here I will find my PS, means active power, and reactive power of the sending end. Similar way we can find the active and the reactive power for our receiving end. So here I got my active and the reactive power for the receiving end. So the reactive power supplied by the series capacitor QC will be I square of XC. So this is my current, which is constant, which is same for all the case. If I square this case, if I square this part, I will come to know that 2 square means 2 square V square x 1 minus k square. If I do all this sine del by 2, if I solve this, so XC here will cancel out with this x square. So here XC will remain. So this is only 1 XC, and remaining solving 2 sine delta by 2 formula, here I will get 1 minus cos del. So this is a reactive power that is supplied by the series capacitor. Next, the power angle characteristics. What does power angle characteristics define? So this is a characteristics on the right hand side. What I'm looking here is, I have got my active and the reactive power formula. Now how to implement this? I know my active power formula is this and my reactive power formula is this. So the relationship between the real power P and the series reactor QC and delta is plotted here. So what it is, see, if I change the value of K, like earlier, if K was 0, I was getting some curve like this. If I increase the K value to 0.2, I was getting some value like this. I'm sorry, it will touch here like this. So if I increase the K value, means if I increase the K value means degree of series compensation, what will happen? The maximum power that can be transmitted through the transmission line will increase. So what I can conclude from here is, if I increase the value of K, like from 0 to 0.2, what is happening? See, my maximum power, like it was here earlier, then after that it is shifted here, then again when I do 0.4 it is shifted here, like maximum power is increasing, means active power is increasing. And also if we compare my reactive power, earlier it was like this, then after that when K is 0.4 it increases like this. So active and reactive power both increases when the value of K increases. So what I observed from this is that transmittable power rapidly increases the degree of series compensation. What I told is, if K value increase means total transmit power will increase, and the reactive power supplied with the series capacitor also increases. Same thing, Q value will increase if the K values increase, if delta will change. Fine, let's go to the next point. Then after that, we have already seen this. What is the need of series compensation? So there is one more need of series compensation. I will show this. 1 minute. I will show this with my Excel graph. What is the use of my series capacitor compensation? It is used for transient stability analysis also. How? See, this is my active power formula, that is equal to V square by X into sine delta. I have taken some random parameters here, like mechanical power is equal to 17,000. Some delta 1, delta 2, delta 3 and delta critical I have taken here some random values. V and X value I have taken here, V 230 volts and X value 2 ohms. So if I draw this, like I have some delta value, I have converted this in radians. I have taken some power that is uncompensated line. This is my P1. After that I am looking at P2, which is my compensated, that is 0.5x. After that 0.35x. After that 0.75x. So if we see this, that is first one is my uncompensated line, that is P1. After that this is my P4. P4 is my 0.75. Then this is my 0.5 and this is 0.35. So let's see how this transient stability analysis is going through by series capacitor compensation. So this curve, when we are looking at, this is without compensation. So let us take one point like 17,000, where PM, that is mechanical power, is equal to electrical power. At this point, let's add some angle, that is delta is equal to 40 degree, it is operating. Now suddenly a fault is occurred. When fault is occurred, what will happen? And electrical power will become 0. Electrical power will become 0. So at this point, it will goes down to 0. But mechanical power is fixed, that is 17,000, or how much I took? 16,000. 17,000 I took 17,000. So my swing equation formula is PM minus P is equal to md square delta upon my dt square. So when I found that electric power becomes 0, mechanical power is still there, means my rotor will accelerate, means delta angle will increase. From 40 degree, it will continue to accelerate 40 to 50 to 60 to 70. At 70,
suddenly the fault is removed. So it will go directly on the top. It will settle here. Then I know due to moment of inertia of the rotor, it will not settle at this point, because at this point what will happen, my electrical power will become more. As per swing equation, the value should decrease, means it should decrease, but due to moment of inertia of the rotor, it will try to accelerate further, and it will reach at some point, at this point, at an angle delta is equal to 110, where Pm is equal to Pe. That is my first stable point. After that, it will try to decelerate from here. So similar case of series compensation also. When I found by this is curve, when series compensation is used, it increases, means margin. See, margin difference is there. When I use without compensation, this is my less margin, means my system is less stable, because if some error is there, if some delta value will increase, it will directly go to rotor will go to direct high speed, and the system will collapse because delta value will increase. Here it will have so much margin that it can come to the stable position. The rotor will come to stable position. It has so much region from here. So series compensation is good when we have to do transient stability analysis. Fine. Now we have seen the why there is a need of series compensation. Now we will see the part of series compensation, which is my GCSC, that is my GTO controlled series capacitor. So GTO thyristor controlled series capacitor was proposed by Kadley in 1992. What it consists of? It consists of a fixed capacitor. This is my fixed capacitor, which is connected in parallel with the GTO thyristor, which is connected in parallel with this GTO thyristor, this one, which has a capability to turn on and turn off on command. We know thyristor control reactor also was there. We can only control the turn on duration, but not the turn off duration of that thyristor. But whereas in GTO control, we can control both turn on and turn off of my GTO control thyristor. What is objective? Objective of this is to control my AC voltage VC across the capacitor at the given line current. Means some line current will flow from the transmission line. That is my current, is my I. So when this will flow to the capacitor, some voltage will develop here, plus and minus, some voltage will develop here. So I have to control this voltage from the current which is flowing from here. How I can control this current? From this GTO connected thyristor valve. Like if I switch on this GTO valve, it will become short circuit. All current will flow from here. Here voltage will appear as 0. We will see this in working also. So I have seen the objective. What is the objective? Now the compensation scheme is combination of TCR. I know that shunt connected thyristor controlled reactor was there. Means this is my shunt connected TCR, thyristor controlled reactor. It has a similar functioning, same as that of GCSC. In this, current is controlling my voltage, that is my capacitor voltage. Here what current was, when I will current will flow from this branch. So this delay angle, means alpha, will control what amount of current will flow from here, whereas in this case gamma will control what amount of current will flow in this and what voltage will build up in this. Okay, we will see in this working also. What is working of GCSC? It consists of a capacitor C that is connected with the transmission line. See, this capacitor is connected with this transmission line and controlled by the valve type GTO thyristor mounted in anti-parallel direction. This GTO control thyristor valve is mounted in anti-parallel direction, means one is in this direction and other is in opposite direction. So the angle of extinction gamma, that can be varied from 0 to 180 degree in this case. If the GTO are kept on all the time, like I already told in the previous case, if this thyristor valve, this valve is kept on, means it is like direct short circuit also. So all current will flow from here and no current will go to the capacitor, means this will act as a short circuit and here no voltage will appear. So here also it is written the same. The capacitor is bypassed and it does not realize the compensation effect. There is no compensation effect. So X value will remain the same in this case. On the other hand, if the positive GTO1 or the negative GTO2 turn off once per cycle, if I am going to the working, like one time one will switch on, other time one other will switch on. So what will happen, that gamma counted from 0 crossing of the line current and the main capacitor C charges and discharges with the alternative polarity. Means in one cycle the capacitor will charge. If I switch on or switch off this, and other cycle the capacitor will discharge. See, one cycle it will charge, other cycle it will discharge. Main aim of doing is like this only. So hence a voltage VC will appear in the series with the transmission line, which has a controllable fundamental component. We can control the fundamental component of this capacitor voltage, which is coming here, and it will be lagging to the line current. As I know that in case of capacitor,
my voltage will lag as compared to my current, whereas opposite in the case of inductor. So the compensator GCSE injects in the transmission line a variable capacitive reactance. As I use this GCSE, this will behave like as if I have put some variable reactance in my transmission line. Now let's see my delay angle explanation. So what is my delay angle explanation means? I will explain this with this graph. What is this curve? So turn off instant of the valve in each half cycle is controlled by turn off delay angle. Means gamma, which is my turn off delay angle, that can be varied from 0 to 90 degrees with respect to the peak of line current. Means with the peak of this line current, this is my peak of the line current. I know in my case of capacitor, the voltage will lag by 90 degree, means it will start 90 degree after the start of the current. See, this is 90 degree. So my voltage then will start to rise up after the 90 degrees. This is my curve of voltage, capacitor voltage. So when the opening of the valve is delayed by the angle gamma with respect to the crest of the line current, means if I delay my voltage, this voltage, how I can delay, I will show by 90 degrees. See, after 90 degrees, this crest of applied voltage is coming at 90 degrees. When the opening of the valve is delayed by the angle of gamma with respect to the crest of line current, the capacitor voltage can be expressed with the defined line current. Means, see, this was my already occurring line current, and this is my voltage that was appearing across the capacitor when my GTO connected valve was open. See, this GTO connected valve is already open, means here it is open. What will happen? All current will flow from capacitor. So some voltage that is equal to Vc at gamma equal to 0 will appear here. So let us consider, now I have considered some gamma, okay, which is my delay angle control, means that is used to turn off my thyristor valve. So I have turned off my thyristor valve at this gamma, which I am marking here, at this gamma. So what will happen here, if I turn off this valve up to this point, after that I switch on that valve, so it will current will flow from the capacitor and the voltage will start building. But what will happen is the voltage that built up across that capacitor will be small voltage. So this curve will look like this something, and after that again I will switch off that capacitor, means I will switch on my GTO, and this is my gamma again. So what I can find from here is pi minus of 2 gamma will be equal to zeta, where zeta is equal to my conduction angle at which my capacitor is in conduction. This I will see in next slide how this is coming. So from here I can calculate that the current which is flowing, that is a function of cos, because at 90 degree only this is start conduction. So I is equal to I cos omega t as follows. So what I can find is the voltage which is appearing across my capacitor, that is equal to Vct, that is varying from what, gamma to omega t. How gamma to omega t? Because this was my line current, and here after 90 degree my capacitor was start building up. So at this point that is equal to gamma. So let us get my gamma, I have up to gamma only I have stopped my that GTO valve, and this voltage will built up from here to omega t, means from gamma to omega t my voltage is built up. So I can write my Vct, that is equal to gamma to omega t it dt. So I can find here, I can put it here. So what I will get is I by omega c sin omega t minus sin gamma. For the negative half cycle, what will happen? This sign will change, nothing else will happen. Same will happen with this also, like positive only. This is my delay angle control, same. Now I'll see blocking angle and a delay angle relation. Is there any relation between the blocking angle and delay angle? Yes, I already told zeta, what I explained in previous case. So compared to TCR, that is thyristor control reactor equation, this is identical. My GCSE is identical to thyristor control reactor. This is my shunt compensation and GCSE is my series compensation. This is only the difference. So automatically turns on at the instant of voltage 0 crossing. See, turn on of the GTO control thyristor, it will automatically turn on voltage 0. See, this is my where is my voltage 0? Here. So here only my valve will automatically turn on at voltage 0. Voltage 0 crossing, the process actually controls a non-conducting or blocking interval of GTO valve. What it want to say is that automatic turn on at the instant of voltage 0. Whenever the voltage 0 will occur, my thyristor will automatically turns on. And if this will turn on, what will happen? The voltage across the capacitor will be 0 because GTO has switched on. If GTO is switched on, it will behave like short circuit and all the current will flow from here. So no voltage will appear across capacitor. So voltage will be 0 at this point. That is a turn of delay angle gamma defines a prevailing blocking angle. Means from gamma only
From gamma only I can tell my zeta, which is my blocking angle, that is pi minus of 2 gamma, which is my this point, which is my this zeta. As a turn of delay angle gamma increases, as my gamma increases, what will happen? My zeta value will decrease, because see, gamma will increase, my zeta value will decrease. So as a turn of delay angle gamma increases, the corresponding increasing in the offset results in the reduction of the blocking angle. See, what is my offset? This is my offset. This part is my offset, which means the extra part which is coming here. As a turn of delay angle gamma increases, a corresponding increase in the offset. If I increase my gamma value, what will happen? If earlier I was having this curve, now if I increase my gamma value, means I will start from here and it will end here like this. So what is this? Offset value increases. So this is the thing which he want to say, and consequently what will happen? My capacitor value, means my capacitor voltage will reduce, because our delay angle is increasing. The operation of the GTO is much more than the operation of my capacitor. In this case, we can control the magnitude of the capacitor voltage by turn of delay angle control from zeta is equal to 0 to pi by 2. So gamma, gamma, we can control this gamma from 0 to pi by 2. Why not more than pi by 2? If we control more than pi by 2, what will happen is, at pi by 2 only, this voltage is becoming 0. If we exceed this gamma from pi by 2, then also my voltage is 0. Then there is no need of exceeding from 90 degrees. Then changing the delay angle with every half cycle. How can I change this with every half cycle? So I have already seen that I have some current waveform. This is my current waveform which I was getting, and after 90 degrees only my voltage equation will occur. So I am not changing my gamma here. Now at next cycle, what I will do? I will just change some small value of my delay angle, that is my gamma 1, small value. Here what will happen? My voltage will reduce. Here my voltage will reduce. Then after that I will exceed this value. After that again I will exceed this value. Again I will exceed this value. What will happen here? What I will see, that voltage which is coming here will be something like this, decay in nature. Is something decay in nature. If I found this fundamental component, I will get this fundamental component like this, which is coming here. See, this voltage is my fundamental component of voltage which is appearing across here. So this only I have shown, I have told here. In the below figure, we can see the delay angle increases, the peak of applied voltage decreases. See here, and hence the fundamental voltage also decreases. See, fundamental voltage also decreasing. The delay angle is changed from 0. Here it was 0, then gamma 1, then gamma 2, then gamma 3, and gamma 4 in every half cycle. Then as I already told, that comparison of TCR GCSE, although both are same, but slightly different. This is used in shunt, then this is used in series. What is the more difference? We will see. The current of the thyristor controlled reactor is identical to that derived above. Means we are deriving the current equation in case of GCSE, whereas we derive the voltage equation in case of TCR. It confirms the duality between the GCSE and TCR. So TCR, what it want to say is, semiconductor switch is in series with the reactor. We have already seen in the first case of our slide is, see, this is my thyristor switch in series with the capacitor reactor, and here one capacitor that is in parallel with the GTO. See, semiconductor switch in shunt with the capacitor, supplied from a voltage source, that is transmission bus voltage. It is supplied from some voltage source. See, some voltage source is there that is supplying this part. See, this voltage source is there that is supplying this part, and here supplied from the current source. Some current is there that is controlling the voltage across this capacitor. In case of GCSE, TCR valve is simulated close to current 0. This valve is simulated to close to current 0, and GCSE is simulated close to voltage 0. Controlled by the turn on delay with respect to the applied voltage, which defines a conduction interval. See, I can control this by alpha, that is my turn on delay, whereas in case of GCSE, I am doing this by turn of delay with respect to peak of line current. See, with respect to peak of line current only, I am controlling the value of gamma, which is a turn of delay angle. That is my blocking interval of the valve. The TCR controls the current in the fixed inductor from the constant voltage source. See, I told that what amount of current is flowing from here, I will control that by the voltage source which is connected in source side, thereby presenting a variable reactive admittance. So this will present me a variable reactive admittance as a load to the source, whereas in case of GCSE, it controls the voltage developed by the constant current source across the fixed capacitor. What it's saying is, voltage whatsoever is developing across the capacitor, it is changing the value of reactive impedance to the source. Means X value we can change by changing the value of current that is flowing across this that capacitor. Then what is the relationship that is relating the voltage with impedance? Means, is there any relationship that is
telling me voltage and impedance has some relation? Yes, there is one relation. If I find with the duality amplitude VCF gamma, means from the duality like of TCR, we can tell that in case of previous case, my current ICF gamma was fundamental component of current. It has the same value like in this case that voltage has, VCF gamma. That comes out to be I by omega c 1 minus 2 gamma by pi minus 1 by pi sine 2 gamma. This equation will come. If I plot this equation in my, I'll show by plotting this in Excel. What I'm getting is something this curve I'm getting. If I plot this equation in my Excel graph, I'm getting this. So for calculation of the series capacitor in the above case and plotting, I've assumed I by omega c value as 1 as a constant. That's why I'm getting this peak as 1. And after that, when I'm changing the value of gamma, so this curve is coming something like this. So in this case, I is the amplitude of the line current, C is the capacitor of the GTO thyristor control capacitor. If I vary the fundamental capacitor voltage, that is VCF. So what will happen at fixed line current, we could consider that it is a variable capacitor impedance only. So I can write this VCF as my variable capacitor impedance, that is XC of gamma, as the same equation. Just divide this by I. Same equation will come. So now we will see the VI characteristics. So compensating voltage versus the line current characteristic. In practical application, the GCSE can be operated either to control the compensating voltage VC gamma or the compensating the line reactance. Means like previous case we have seen that either we can use this by V gamma or VC gamma, XC gamma means compensating reactance. In the voltage compensation mode, the GCSE is to maintain the rated compensating voltage in face of decreasing line current. Means like some current is there I have that is decreasing from I max to I minimum. What my aim in this case is I have to maintain that maximum VC max value. So how to maintain this value as constant? This is my main aim in this. When my current is changing from I minimum to I maximum. So what I have to do this in this case is, in this the capacitive reactance XC, this is my what XC value. I have to select some XC value so that at that point my voltage will become constant, which is this value. So what I am saying is XC is selected so as to produce a rated compensating voltage, and when this XC is coming is at I minimum, so I can calculate VC maximum value. What is VC maximum will come? XC into I minimum. As a current I minimum is increased towards IC maximum, so when the I minimum, when this current is changing from I minimum to I maximum, then the turn of delay angle gamma is increased. Means when this value will increase. So what I say is this is my current at a 90 degree, my that voltage will start, my delay angle will increase in this case. What will happen is my voltage will become less. So to reduce the duration of the conduction, means as the current I minimum is increased towards IC maximum, then the turn of delay angle gamma is increased. If gamma is increased, to reduce the duration of conduction, so conduction angle will reduce, means at the valve, at the voltage will reduce, basically we can say. So compensating voltage versus the line current characteristics. So this is a part of loss versus the line current. When we consider this part, first part, when there is a GTO is not conducting, I will get some curve like this, increasing value, parabola value. When I will use my delay angle, means gamma value, for some conduction, then my this voltage which is appearing across will reduce. I will get some this value, means losses which is occurring when the thyristor is this GTO is conducting will reduce. Means I am operating my GTO valve between these two modes, because here it is maximum and here it is minimum. I am operating my valve in these two modes, so losses will already occurring in these, between this only, so I am coloring this. So loss is a percentage of rated VAR versus the line current characteristic of GTO operated in the voltage compensation mode. So this is my for voltage compensation mode. Let us see now for impedance compensation mode, means XC. The GCSE is to maintain the maximum rated compensating reactance at any line current up to the rated maximum. Means this is my maximum current. Now I have to do is maintain this VC maximum constant. How I can maintain this with XC up to I max, means maximum value of current is I max. So I can control this value with the help of XC value, means the line series line reactance value. So in this compensation mode, the capacitive impedance is chosen so as to provide the maximum series compensation at the rated current. So VC maximum value I will find from here is XC into IC maximum, whereas in the previous case was VC max was XC into I minimum in the voltage compensation mode.
Whereas this in impedance compensation mode, Xc into Imax will come. Then associated loss versus line current, in this case we will see. So what is loss? When my GTO valve means, then when there is no switch on, when I will switch on my GTO thyristor valve for all time, so loss will be something like this. Sorry, the loss will be something like this. So when I give the some delay angle to my GTO, so loss will be constant, and if I control between that, it will occur something here, my loss. This is only this curve want to show. For the zero compensating impedance, the capacitor is bypass a GTO. Means if I'm using my zero compensation, means I'm not switching off my GTO valve, what will happen? All current will flow through GTO, no current will flow through capacitor. This is a case of first one, when losses will be more in case of GTO. The maximum compensating impedance, the GTO valve is open, the capacitor fully inserted. For maximum compensating impedance, what I can say is when Xc is maximum, when Xc is maximum when the GTO valve is open for the all time, means at this time. And what will happen is capacitor fully inserted and Xc value will reduce and the power will increase. In this case, we can say the impedance and the voltage compensation mode are of course interchangeable by control action. By control action, we can change my either go to impedance mode or voltage compensation mode. Next is my amplitude of the harmonic voltages. The turn on delay angle control of the GCSC, just like turn on delay angle of TCR, it generates harmonics. We have already seen in TCR that whenever there is delay angle control or some control using the power electronics, harmonics will generate. So harmonics will always generate, but we have to find a solution to eliminate this harmonics. We will see in the upcoming next slide how to eliminate this harmonics. First discuss about harmonics. For identical positive and the negative voltage half cycles, only odd harmonics are generated. In this case, what will happen is my odd harmonics will generate. So I can write this equation of harmonic like this: at 2k plus 1, at k is equal to 1, 2, 3, I can find this voltage as this by this equation. So what I can say is the elimination of the triple N and the other harmonic families in the capacitor voltage, we can remove that harmonics in case of TCR by either using my delta connection or using the phase angle or using the pulse number. Means either I can use this method, means by connecting my reactors in series in delta connection, so that my triplet harmonics will flow inside the delta connection, or I can increase the pulse number M so that my triplet harmonics and other harmonics will eliminate. But whereas in case of GCSC, we cannot do like this, and this is not practical because we need require a transformer for this case. So how to eliminate this harmonics? Now the matter is this. So to eliminate this harmonics, the effect of these harmonics may be relatively small, particularly if the transmission line impedance at the harmonic frequency considered is large. Means if I consider this at higher frequency, I know at higher frequency effect of harmonic frequency is very less. If necessary, the magnitude of the harmonic generated by GCSC can be attenuated effectively by complementary application method, sequential control. Means there is one method we call is my sequential control method. That is very easy method. The same method I used to control when I was using my TCR, thyristor control reactor also. Whereas in case of GCSC also, I am using the same method. What this method states is, see, this is my GCSC, which is connected in, let us say this is M, which is equal to 4. I have 1, 2, 3 and 4. And I am controlling my fourth valve with my delay angle control. Whereas in this case, I am either switching on all the thyristors or switching off all the thyristors. How? I will show you in this slide how I am doing this. So let's see what I want to say first. It follows a duality. As I already told, it follows the same process as of TCR. Here we require to use M, means number of series connected GCSC, which must be greater than 2, and 1 by M of the total voltage rating is required. Means if total voltage rating is M, I require 1 by M of total voltage rating. And M minus 1 capacitors are sequentially controlled. Means I need just one capacitor GTO combination to be my sequentially controlled. How I'll show. And remaining means M minus 1 capacitor, either that should be all on or either that should be all off. A single capacitor is turn off delay angle control, whereas in this case I'm using my fourth capacitor valve combination as my delay angle control. With this arrangement, the amplitude of the each generated harmonics is eventually reduced. Here what will happen is my amplitude of generated harmonics I will reduce like this. I will show how. And
reduced by the factor m related to the maximum total fundamental. Let us see with the curve. So this is my curve. This is my VC1, which voltage which is appearing across this first valve, GCSE valve. This is my second, this is my third, and this is my fourth. See, first case what I'm doing is I'm switching off this thyristor here, and second case I'm switching this off here. In third case I'm switching this off here, and in fourth case I'm doing this is delay angle control, where the voltage will decrease. See, this voltage will appear across here like this, then here like this, here. This is my delay angle control, where I'm controlling my voltage with the help of a turn of delay of GTO. So when I combine this, means if I calculate the total voltage what is appearing across, I will get some curve like this, which I can say that is my delay, means that is just I can say under damped system, that is damping on its own. So now see what it want to say. The losses of the sequential GCSE is inversely proportional to the VAR output. So losses, I can say the losses is inversely proportional to what my VAR output. What is my VAR output? That is I square rated into X GCSE. The losses are maximum about 0.7 of the rated VAR output. When all the capacitors sequentially controlled. See what happened. In this case, I am taking this fourth as my alpha control, gamma control. If I make this all as my gamma control, what will happen? Obviously, my losses will increase. So in that, to go in the safe region, I will just make this fourth one as my gamma control and remaining all the three as my normal, either on, either all off, to decrease the losses. They are negligible when all the capacitors are fully inserted. All GTO valves are off. So losses are negligible, as I already told. In the fourth one, that is sequentially controlled. So total waveform will become like this. That is my decreasing. Fine. Up to fifth cycle, I have calculated this all. Let's see. We can replace the GTO valve with thyristor. We can think about this. Like we can control the GTO valve. Fine. We can control the thyristor valve. No, we cannot control the off duration of thyristor valve. Yes. So why not GTO valve in M-1 module with a less expensive conventional thyristor? What I'm saying is, in one only I'm controlling with alpha gamma duration, means I'm doing my GCSE control of only the fourth thyristor valve, as I've already seen here. But these three are either all switch on or all switch off. So I can think of this thyristor valve, but we cannot, because in conventional thyristor valve, operation of the total valve would be different. How it is different, we will see. Also, the conventional thyristor valve cannot imitate, means it cannot copy the GTO valve operation even for the full conduction capacitor switching. Means if I switch on the capacitor for full duration also, then also my thyristor is not able to copy my GTO, because everyone is different in its own characteristics and features. Either it's a human being or my fact devices, that is GTO or thyristors. In order to obtain this half cycle wave, the GTO valve must turn on and off when the capacitor voltage is 0. See, this is my GTO and this is my thyristor. What it wanted to say is, if I want to control my GTO, so when my GTO will switch on is at the instant when the line current is at peak. See, this is at my peak line current. At that point, my GTO will switch on. Whereas in case of conventional thyristor, it could only turn on at the required instant of the voltage 0. It will turn on only at the required voltage 0. Means at this instant voltage 0, it will turn on here. But I want it to turn on here, so it will not turn on here. See, conventional thyristor valve could be turned on at the required instant of voltage 0 only. This is a point it cannot be used here. It produces a full DC offset for the capacitor voltage, doubling the maximum voltage stress. What will happen? It will produce a full DC offset and it will apply some voltage stress on my valve, and the time delay after the capacitor would again be bypassed. So let's go to next slide. So here what I have is other devices used for series compensation. I've already seen the GCSE, that is GTO controlled series capacitor. Is there any other device used for series compensation? Yes, we have so many devices like static synchronous series compensator, thyristor controlled series capacitor, thyristor controlled series reactor, thyristor switched series capacitor, thyristor switched series reactor. So what it want to say is, there are so many devices, fact devices like series, shunt, series. I am here, series. So I have seen this thyristor controlled series capacitor and there is static synchronous series compensator. On this basis, my fact devices is divided. What is my Indian scenario in terms of GCSE? Till date, 2020, there is no GCSE is installed, but there is application of GCSE that is being used. But lots of other fact devices are installed at now, like series compensation of 400 kV corridor wire, Itari Indore double circuit line. This series compensation is used.
Satpura Indore line, Bhilai Satpura line, Bhilai Chandrapur line, Bhilai Satpura and Satpura Kodari lines, and there is so many lines on which my series compensation is used. Next, what is my world scenario? I have seen the internet search, there is no GCSE installed, but similar application is there in this world. So world's first SVC for utility application was installed by General Electric Company at Nebraska at North America in 1972. Similarly, TCSC, which has a rating of 202 MVAR at SLAT 500 kV substation was used. Similarly, STATCOM is used, UPFC is used, and IPFC is used. So I have not found even a single trace of this GCSE, but for application purpose, earlier this was used. Now nowhere used. Now application. In the existing transmission line, to increase the efficiency and improve the overall power system stability, so this is my transmission line. So to increase its efficiency and power system stability, we are using the series compensation in the transmission line, which is my GCSE. The GCSE could be typically be used in the application where TCSC is used today. Means where TCSC we are using, I can use GCSE at that place, mainly in control of power flow or damping power oscillations, because to damp out the power oscillations and to control my power flow, I can use my GCSE. But it is also used for controlling the power flow or the current in the line or maintaining a constant voltage compensation voltage. As I already saw that my current, like this current is flowing through this transmission line, and if I use some fact device here, I use this fact device here, some current is flowing, what will happen is I can control my power flow or my current which is flowing through this fact device by using this GTO valve or maintaining a constant voltage, compensating voltage. What compensating voltage I have to maintain, I can control this by GTO. This is my application of this GCSE. Reference, from where I took this? I took this from International Journal of Computing Technology, from here website. This paper I saw, and the impact of this fact devices, this book I referred, and the application of facts, this also research paper, and this website also I referred, and this NPTEL lectures I referred. So this was all about this. Thank you.